गुड इवनिंग। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी, और ये वीडियो मेनली बेस्ड होगा फॉर नीट पीजी, एफएमजी एंड यूपीएससी सीएमएस। पार्शियली आईएनएस सेट के लिए भी कह सकते हैं, बट उसके लिए पीवाईक्यू आपको अलग से इंक्लूड करने पड़ेंगे। मैंने सारे पीवाईक्यू आईएनएस सेट के इंक्लूडेड इसमें नहीं करेंगे। साइटोस्केलेटन में अपने पास 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं: माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट। जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो बने होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, एक्टिन और मायोसिन। जिसमें जो एक्टिन है वो फॉर लिस्टीरिया मोटिलिटी यूज़ करा जाता है। फिर आता है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल में अपने पास काइनेसिन है, ट्यूबुलिन है और डायनिन है। काइनेसिन इज़ फॉर फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द एक्सॉन, डायनिन इज़ फॉर रेट्रोग्रेड मूवमेंट फ्रॉम द एक्सॉन। जैसे कि रेबीज़ वायरस हुआ, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी हुई और पोलियो, ये तीनों डायनिन को यूज़ करते हैं फॉर रेट्रोग्रेड मूवमेंट थ्रू द एक्सॉन ट्रांसपोर्ट। ओके। ट्यूबुलिन जो है वो ड्यूरिंग द डिवीज़न, ठीक है, वो ड्यूरिंग द डिवीज़न क्रोमोसोम में काम में आता है। इसको अपन इनिबिट कर सकते हैं क्रोमोसोमल डिवीज़न रोकने के लिए। और इसके इनिबिटर्स कौन कौन से हैं? कोल्चिन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। फिर आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट में अपने पास ये सारे ट्यूमर मार्कर, जैसे कैरेटिन इज ट्यूमर मार्कर ऑफ एपिथेलियल कैंसर एंड एल्कोहल लिवर डिजीज़। डेस्मिन सार्कोमा के लिए है, वाइमेंटिन मेसेंकाइमल सेल के लिए है, मेसेंकाइमल सेल ट्यूमर के लिए है। ग्लायल फिब्रिली एसिडिक प्रोटीन, ये एस्ट्रोसाइट यानी एस्ट्रोसाइटोमा के लिए होगा। और लेमिन प्रोजेरिया में डिफेक्टिव होता है। अब देखते हैं हार्मोन रिसेप्टर्स। हार्मोन रिसेप्टर्स में हमारे पास 2 तरीके के हार्मोन रिसेप्टर होते हैं। एक होता है साइटोप्लाज्मिक और एक होता है न्यूक्लियर। साइटोप्लाज्म में आपके पास आपको देखना है कि साइटोप्लाज्म में होता है विटामिन डी और ऑल एडिनल हार्मोन्स, ठीक है। इसमें आप इसको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए बता रहा हूँ कि CD याद कर लो। तो साइटोप्लाज्म में विटामिन डी हो गया, तो विटामिन ए हो गया किसमें, न्यूक्लियर रिसेप्टर हो गया, ठीक है। जितने भी एडिनल हार्मोन है वो साइटोप्लाज्म के हो गए, और ER, PR एंड थायराइड हार्मोन न्यूक्लियर रिसेप्टर के हो गए। फिर आता है कैम्प। कैम्प के थ्रू V2 काम करता है। एपिनेफ्रिन और बीटा रिसेप्टर कैम्प के थ्रू काम करता है। सिक्रिटिन हो गया। कैल्शियम यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसमें अपने पास V1 हो गया ब्लड वेसल में। ऑक्सीटोसिन एंड TRH, ये सब कैल्शियम के थ्रू वर्क करते हैं। फिर आता है CGMP ये नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दोनों इसके थ्रू काम करते हैं। अब देखो, पोटेशियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पोटेशियम रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जो RMP सबसे क्लोज होगा ना इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के, ये इक्विलिब्रियम लिखा हुआ मैंने ना, RMP क्लोज टू इक्विलिब्रियम पोटेंशियल इज पोटेशियम, ठीक। अब न्यूरॉन का जो RMP होता है वो होता है -70 एंड इट इज़ इक्वल टू इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ द क्लोराइड। एंड जो मायोकार्डियम का RMP होता है वो होता है -90, इट इज़ इक्वल टू इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम, ओके। तो न्यूरॉन का RMP कितना है, -70। मायोकार्डियम का RMP कितना है, -90। मायोकार्डियम का RMP इज इक्वल्स टू पोटेशियम -90 होता है उसका भी, और मायोकार्डियम का RMP मतलब उसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल -90 है, और RMP ऑफ मायोकार्डियम इज ऑल्सो -90। वैसे ही न्यूरॉन का RMP इज -70 एंड क्लोराइड का RMP इज क्लोराइड का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल इज -70। बाकी और जो एनायन और आयन्स का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल भी अपन देख लेते हैं। सोडियम इज +60, प्लस वाले प्लस ही ये देख लो ना, सोडियम इज +60। यहाँ पे पोटेशियम है बस जो -90 है, बाकी सोडियम इज +60, कैल्शियम इज +130, पोटेशियम इज -90, क्लोराइड इज -70। गिब्स डोनर इफेक्ट इज नॉन डिफ्यूजिबल आयन अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफ्यूजिबल आयन। मेनली ये ड्यू टू द प्रोटीन्स की वजह से होता है। यही क्वेश्चन आएगा, गिब्स डोनर इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रोटीन्स, ठीक है। अब टोटल बॉडी वाटर जो होता है उसको आप कैसे मेज़र कर सकते हो, उसके लिए आप है ना D2O, ट्राइट्रियम ऑक्साइड, एंटीपायरिन। प्लाज्मा के लिए आप आयोडीन 125, एल्यूमिन, इमांस ब्लू। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए आप देख सकते हो इनुलिन। मतलब मेजरमेंट है एक तरीके से कि भाई आप
D2O देकर आप टोटल बॉडी वाटर को मेज़र कर सकते हो। रेडियो लेवल यानी आयोडीन 125 वाला एल्ब्यूमिन आपने दिया है तो उससे आप प्लाज्मा को मेज़र कर सकते हो। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मेजरमेंट के लिए इनुलिन, सुक्रोज, N22, आयोडीन 125, इथेलोमेट और मैनिटोन, ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए होता है। अब देखते हैं नर्व एक्शन पोटेंशियल। नर्व एक्शन पोटेंशियल में आपके सारे ग्राफ जो है मतलब जो कर्व्स हैं जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एक्शन इक्विलिब्रियम नहीं सॉरी एक्शन पोटेंशियल जो है सारे आपको याद होने चाहिए वर्ड टू वर्ड, ठीक है। नर्व एक्शन पोटेंशियल ये यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज फेज 1 जो थ्रेशोल्ड बना के देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, स्लो सोडियम इन्फ्लक्स होगा, जिससे ये थ्रेशोल्ड आया उसके बाद फास्ट सोडियम इन्फ्लक्स होगा, ठीक है 2 में। फिर 3 में पोटेशियम का ईफ्लक्स हो जाएगा, दिस इज रीपोलराइजेशन। यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो गया सेकंड में, अब ये रीपोलराइजेशन होगा, पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाएगा, पोटेशियम का ईफ्लक्स हो जाएगा। और ये एंड में क्लोराइड का इन्फ्लक्स होने लग जाता है, जिस वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है फोर्थ स्टेज में। तो नर्व एक्शन पोटेंशियल में अपने पास 4 फेजेस हैं, ओके। अब जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है ARP, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, ये कहाँ से खत्म हुआ, ये होगा डीपोलराइजेशन से लेकर जो आपका रीपोलराइजेशन का 2/3 पार्ट होता है वहाँ तक। डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन का जो 2/3 पार्ट होता है ना, वहाँ तक ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। इट इज़ ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द इनएक्टिव सोडियम चैनल्स। ध्यान रखना है PYQ आया हुआ है, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द इनएक्टिव सोडियम चैनल्स। अब इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड का मतलब यह है कि इस टाइम में आप जब इस यहाँ तक का फेज़ है ना, तो इस फेज़ में आप कितना ही उसको कंडक्शन दे दो नव को, वो कंडक्ट करेगी नहीं, ओके। दिस इज़ एब्सोल्यूट। बट अगर रिलेटिव की बात करें तो आप नॉर्मली रिलेटिव मीन्स कि ये जो 1/3 से लेकर हाइपर पोलराइजेशन तक का पार्ट है, इसमें वैसे तो कंडक्ट करेगी नहीं नॉर्मल, बट आप रिपीटेड देते रहोगे ना अगर स्टिमुलेशन तो कंडक्ट कर देगा। दिस इज दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, ओके। फिर आता है वेलेरियन या डिस्टल रीजनरेशन, और दूसरा होता है रेट्रोग्रेड या फिर प्रॉक्सिमल रीजनरेशन। अब इसको एक तो याद ऐसे करो, देखो वेलेरियन को डिस्टल बोलते हैं, पहले तो आपको ये ध्यान में रखना, और प्रॉक्सिमल या रेट्रोग्रेड एक ही बात है। यहाँ पर देखो जो प्रॉक्सिमल है तो P फॉर प्रॉक्सिमल और उसके बाद R से क्या है रेट्रोग्रेड, ठीक है। एक और तरीका इसमें याद करने का ये कि अपनी बॉडी के हिसाब से अपन देख रहे हैं इसको कि बॉडी में प्रॉक्सिमल जो होगा मतलब डिस्टल टू, वो देखो आप कि जैसे आपका लेग है तो लेग इज डिस्टल और स्पाइनल कॉर्ड इज प्रॉक्सिमल, ठीक है। तो डिस्टल टू प्रॉक्सिमल आ रहा है तो पहले कोई चीज़ डिस्टल में जाके अफेक्ट करेगी, तो इसलिए फर्स्ट 24 to 36 आवर ऑफ द इंजरी में ये डिस्टल या फिर वेलेरियन डिजनरेशन कहा जाता है। यहाँ पर ओनली प्रॉपर डिजनरेशन होगा और डेब्रीज फॉर्मेशन होती है। फिर थोड़ा पास में बॉडी में सेंट्रली पहुँचता है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल और रेट्रोग्रेड डिजनरेशन। ये 48 आवर ऑफ द इंजरी पे देखने को मिलता है। ये 24 to 36 था, इसके बाद ये आएगा 48 आवर पे। इधर क्या होगा, न्यूक्लियस पुश हो जाएगा टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड क्रोमेटोलाइसिस हो जाएगा, ठीक। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कैसे होता है, देखो सबसे पहले तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होगा, है ना। उसके बाद में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुआ, उसने बाद में कंडक्शन कराएगा कैल्शियम का, तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होगा। वो क्या करेगा, साइनेप्स में एसिटाइलकोलिन का रिलीज कराएगा, एक्सोसाइटोसिस ऑफ द एसिटाइलकोलिन कराएगा। और नेक्स्ट क्या होगा, एसिटाइलकोलिन जो है वो जाके अपने निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पर अटैच होकर अपना फंक्शन करेगा। तो फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट स्टेप है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ये ओपन हो रहा है, अगर मैं यहीं पे इसको ब्लॉक करता हूँ तो वो कैसे ब्लॉक होता है, ड्यू टू पफर फिश। पफर फिश में टेट्रेडोटॉक्सिन होता है। क्या होता है, पफर फिश में टेट्रेडोटॉक्सिन होता है, उससे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाता है, मतलब क्लोज हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। फिर आता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल यहाँ पर ओपन हो रहा है। अब इसको ब्लॉक यहाँ पर कौन सी डिजीज़ में हो जाते हैं, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम है।
जो कैल्शियम वाला था ना, लैम्बोर्टिन मायोटोमिया से जो लैम्बोर्टिन सिंड्रोम होता है, कैल्शियम जो चैनल से उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, वही वाला। अगर बॉटलिज्म टॉक्सिन है वो कहाँ पे आके कवर करता है, वो एक्सोसाइटोसिस को रोकता है एसिटाइलकोलिन के। और लास्ट में माइसिना ग्रेविस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है जहाँ पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा। एक बार वापस देखें, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होगा, टेट्राडोटॉक्सिन को ब्लॉक कर रहा है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होगा, लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम है। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस ब्लॉक होता है बोtulism टॉक्सिन से, और यहाँ पर जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है वो माइसिना ग्रेविस में बनती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज अपना होता है। टोटल 10 पेजेस ही हैं, उसमें कंप्लीट फिजियो मैंने कवर कर रखी है। जैसे फिजियो है वैसे मैंने अभी बायोकेमिस्ट्री भी अपलोड करी है, और मोस्ट प्रोबेबली मैं रोज़ एक सब्जेक्ट अपलोड करता रहूँगा रिवाइज, मेरा खुद का भी रिवीजन हो जाएगा, और अगर किसी के लिए हेल्पफुल रहता है, अगर एक स्टूडेंट के लिए भी जो मेरे जैसा वीक है, तो ठीक है, मैं इसलिए डाल रहा हूँ। अगर आपको मतलब कुछ समझ में आ रहा है, मेरी ट्रिक्स अच्छी लग रही है, तो आप इसको बिल्कुल देखें और मुझे कमेंट्स में बताएं, ठीक है, कि कैसा लग रहा है, जैसा भी अच्छा बुरा जैसा भी लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एर्लिंग एंड गेजर क्लासिफिकेशन की। इसको अपन लॉयड एंड हंट क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एर्लिंग एंड गेजर क्लासिफिकेशन को लॉयड एंड सॉरी यार, पहले इसको नहीं बोलते एक्चुअली। एर्लिंग एंड गेजर क्लासिफिकेशन अलग है, लॉयड एंड हंट क्लासिफिकेशन अलग है। मैंने उन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखा हुआ है ताकि इजीली याद हो जाए। ठीक है, तो एर्लिंग एंड गेजर क्लासिफिकेशन बड़ा नाम है। ठीक है, बड़े लोग, ठीक है, पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, तो वो इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश वर्ड्स हो गए, जैसे कि ABC, ये एर्लिंग गेजर में आ जाता है। नेक्स्ट है लॉयड एंड हंट, ये उसमें न्यूमेरिकल में कि 1A 1B 2 3 एंड 4। अब देखो याद कैसे रखना है इसको। जो एर्लिंग गेजर का ए है उसमें अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा है, फिर बी और सी है, उसमें कोई सब टाइप नहीं है। तो लॉयड एंड हंट ने क्या बताया कि जो 1 है, 1 को ही 2 पार्ट में कर दिया, तो ये 1 इसके फर्स्ट के साथ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ये इसके साथ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है कि गामा के साथ में गामा के इक्वल जो इक्विवेलेंट इसने कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया, सीधे फिर डेल्टा आता है 3, और फिर जैसे 1 स्किप यहाँ हुआ, फिर 3 आ गया, फिर 1 स्किप करके 4th आ जाएगा। अब इसकी कोई ट्रिक व्रिक बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसको आप एक दो बार देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट तो फर्स्ट है, सेकंड ही हो गया, उसके बाद एक स्किप है, फिर थर्ड, फिर एक और स्किप है, फिर 4th। ठीक है, अरे यहाँ पर अपन को ट्रिक ध्यान रखनी है। प्राइम मिनिस्टर प्रेशराइजेस टू साइन द पीस एग्रीमेंट, प्राइम मिनिस्टर प्रेशराइजेस टू साइन द पीस एग्रीमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर से PM प्राइम मिनिस्टर, प्रोप्रियोसेप्शन और मोटर हो गया। वैसे भी सबको पता है कि अल्फ़ा इज़ फॉर मोटर और प्रोप्रियोसेप्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रेशराइजेस, तो प्रेशर और टच, प्रेशराइजेस 2। ठीक है, तो प्रेशराइजेस 2, प्रेशर और टच हो गया बी में। फिर आता है साइन, साइन क्या ऐसे है स्पिंडल, तो मसल स्पिंडल का एफरेंट गामा है। ये PYQ भी आ चुका है 2 बार। ठीक है, कि मसल स्पिंडल का एफरेंट कौन सा फाइबर होगा, तो ये गामा फाइबर होता है। फिर नेक्स्ट है डी पीस एग्रीमेंट, तो डी के टी से कोल्ड टेम्परेचर, पीस से फास्ट पेन। ठीक है, ये तो मतलब सब जानते हैं कि भाई स्लो पेन जो है वो आपको C फाइबर देते हैं, तो यहाँ पर अगर पेन आ रहा है डेट विल बी ऑब्वियसली फास्ट पेन। ठीक है, और यहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर नेक्स्ट है पीस तक आ गए अपन, फिर लास्ट आता है एग्रीमेंट, तो यहाँ पर ऑटोनोमिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है बी में। अब यहाँ पर डेल्टा वाले में अपन ने देखा है कोल्ड टेम्परेचर, तो सी वाले में वार्म टेम्परेचर विद स्लो पेन और बर्निंग एंड फ्रीजिंग पेन आता है इसमें, है ना। तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, वापस इसको ढंग से देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर प्रेशराइज टू साइन दी पीस एग्रीमेंट, इसको लिख लेना एक बार ना, लिखते याद हो जाएगी ये। पहले तो आपको ये बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर प्रोप्रियोसेप्शन एंड मोटर। ठीक है, प्रेशराइज से प्रेशराइज टू से प्रेशर और टच, साइन से स्पिंडल मसन स्पिंडल, दी पीस एग्रीमेंट
तो टी से तो कोल्ड टेम्परेचर, पी से फास्ट पेन, और फिर लास्ट ए से क्या आता है, ऑटोनोमिक प्री गैंग्लियोनिक, और सी में लास्ट आपका आ जाएगा टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर, स्लो पेन और बर्निंग एंड फ्रीजिंग पेन। अब लोकल एनेस्थीसिया में कौन से फाइबर ससेप्टेबल होंगे सबसे ज़्यादा, ठीक है, प्रेशर पे कौन से होंगे, हाइपोक्सिया में कौन से होंगे, और स्पाइक डिस्ट्रक्शन में कौन से होंगे। तो लोकल एनेस्थीसिया अगर आप दे रहे हो तो सीक्वेंस ए में ए बी सी, ठीक है, बस ए में आपको देखना है कि ए गामा डेल्टा पहले है, फिर अल्फ़ा बीटा है, और बी और सी, ठीक है। प्रेशर में ए बी सी सेम है। हाइपोक्सिया में आप ऐसे याद कर सकते हो कि हाइपोक्सिया में ऑल्टर्ड सेंसेशन हो जाएगा बंदे को, तो कुछ भी बकेगा, ठीक है, ऑल्टर्ड सेंसेशन में आदमी कुछ भी बकता है तो बक, ठीक है। तो बी ए सी इस हाइपोक्सिया में हो गया, ठीक है, ए बी सी प्रेशर में हो गया। लोकल एनेस्थीसिया में भी सेम ही है ए बी सी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फ़ा बी डेल्टा है यहाँ पे, अल्फ़ा और यहाँ पे गामा डेल्टा है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है। स्पाइक डिस्ट्रक्शन में सी बी ए है, बस। फाइबर्स ऑफ स्केलेटन मसल, टाइप 1 जो पोस्चर मेंटेन करते हैं, टाइप 2 वॉकिंग के लिए होते हैं, और टाइप 2 भी स्प्रिंटिंग रनिंग के लिए होते हैं। तो मतलब सिंपल ये कि भाई मैं बैठा हूँ अभी सिंपल, तो मेरा पोस्चर जो सिटिंग पोस्चर मेंटेन करने के लिए टाइप 1 फाइबर है। मैं सोचता हूँ कि मेरे को भागना है, तो भागने के लिए पहले मैं कम से कम उठ के 2 कदम 1 कदम चलना तो पड़ेगा ना, उठते थोड़ी ना चीता जैसे भाग जाऊँगा ना। तो टाइप 2A वाला कौन सा हो गया, वॉकिंग का हो गया, और टाइप 2B हो गया स्प्रिंटिंग एंड रनिंग वाला हो गया। गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ द पेन ये बोलती है किसी जो क्रॉनिक पेन होता है ना जिन लोगों को, तो उनमें अपन ए बीटा फाइबर, जो उनमें अपन क्या मसाज करते हैं, तो मसाज से ए बीटा फाइबर एक्टिवेट होते हैं जो कि इनहिबिट कर देते हैं प्रोजेक्शन न्यूरॉन्स को। सबस्टेंशियल जेलेटिनोसा में जो प्रोजेक्शन न्यूरॉन्स हो रहे होते हैं ना पेन वाले, उनको ब्लॉक कर देते हैं ए बीटा फाइबर ड्यू टू द मसाज, एंड दिस लीड्स टू द डिक्रीज इन द पेन। अब टैक्टाइल रिसेप्टर, टैक्टाइल रिसेप्टर में क्या है, देखो इसकी एक सिंपल ट्रिक है, सिर्फ 2 मिनट सुन लेना ना, समझ में याद हो जाएगी हमेशा। अगर आपने खुद से ट्रिक बना के याद करा हुआ है ना, तब तो मेरी कोई भी ट्रिक मत सुनो, जो अपनी चीज़ है वो बेस्ट है ना। बट अगर ज़रूरत है, अगर ठीक लग रही है मेरी, तो यूज़ कर सकते हो। टैक्टाइल रिसेप्टर देखो, इसमें रैपिड एडेप्टिंग होते हैं, स्लो एडेप्टिंग होते हैं। रैपिड एडेप्टिंग में क्या है, अगर रैपिडली काम कब करोगे, अगर आपके पैक में बाल गिर जाए, ठीक है, तो पैक मीन्स पैकिनियन, में मीन्स मेजिनर्स, और बाल इज़ हेयर। अगर मेरे पैक में बाल गिर गया तो मैं रैपिडली एक्ट करूँगा उसको निकालने के लिए, ठीक है, और फिर बचे हुए मेरिकल, रुफिनियो, फ्रीनोवेंडिंग स्लो में आ जाते हैं अपने आप, है ना। अब कोई आदमी पैक पिएगा तो ट्रिमर्स आ जाते हैं उनमें, ठीक है, बॉडी थोड़ी सी ट्रिमर्स आ जाते हैं, हाथ कांपते हैं ना, वाइब्रेट करता है, तो फास्ट वाइब्रेशन और डीप प्रेशर, ठीक है, फास्ट वाइब्रेशन और डीप प्रेशर पैकिनियन में हो गया। फिर आता है मीजनर। मीजनर क्या है, जैसे वहाँ पर फास्ट वाइब्रेशन था, यहाँ पर स्लो वाइब्रेशन आ गया उसके जस्ट नीचे, क्योंकि अपन ने तो सीक्वेंस में याद करना है, पैक में बाल, यहाँ पर फास्ट वाइब्रेशन, यहाँ पर स्लो वाइब्रेशन। अब यहाँ पर डीप प्रेशर था, यहाँ पर मूविंग टच है, एम फॉर मीजनर, एम फॉर मूविंग टच। इसको आप मेरिकल के साथ कंफ्यूज नहीं करोगे, फिर चिंता मत करो, मैं मेरिकल को और अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। तो उसका एक अलग ट्रिक है, तो उससे आप इसको कंफ्यूज करोगे नहीं, और 2-3 बार देख लोगे तो वैसे ही कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो मीजनर, एम फॉर मीजनर, एम फॉर मूविंग टच। अब हेयर एंड ऑर्गन, इसको पढ़ो ही मत, नाम बताओ, नाम देखो ना कि भाई हेयरी स्किन जो है उसके एंड पे ये ऑर्गन्स होते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ आपके हेयरी स्किन है जहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर अगर है ना कोई एक पंख भी होता है छोटा सा, यानी कुछ मतलब कुछ भी हो, छोटी सी चीज़ में आके टच होती है हेयर पे, तो अपन को फील हो जाता है। या फिर अपन देखें जाए तो अगर हवा से भी अपने हेयर मूव कर रहे हैं ना, तो अपन को फील होता है। तो इसलिए ये फर्स्ट टच कहलाता है। अगर हेयरी स्किन है तो फर्स्ट टच कौन देगा, हेयरी एंड ऑर्गन देगा, ठीक है। और मूविंग ऑन द हेयर्स वही। अब स्लो अडेप्टिंग देखते हैं, इसमें आता है मेरिकल, रूफिनी और फ्री नर्व एंडिंग। पहले तो फ्री नर्व एंडिंग को अपन कर लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, इचिंग और टिकलिंग, ठीक है, खुजली और गुदगुदी, ठीक है, फ्री टाइम में ही करने वाले काम है ये, ठीक है। तो खुजली और गुदगुदी, इचिंग एंड टिकलिंग इज़ फ्री नर्व एंडिंग। फिर मेरिकल, अब देखो मेरिकल ना, ये क्या होता है कि जो
ब्लाइंड पीपल्स होते हैं, हाँ, तो वो ब्रेल रीडिंग का यूज़ करते हैं, टच करके वो पढ़ लेते हैं। अब वो टच करके वर्ड्स पढ़ रहे हैं, यानी इसमें 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन इसी के अंदर आएगा, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट भी इसी के अंदर आएगा। वो एक बार गूगल करके फ़ोटो देख लेना ब्लाइंड रीडिंग की। जैसे उसमें क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स होता है, ठीक है, जैसे ए लिखना है ना, तो ऐसा लिखा होता है, तभी तो ऐसे फिंगर टच करके पढ़ पाते हो। दाने दाने होते हैं, मतलब छोटे पॉइंटेड पॉइंटेड होते हैं, तो उनको फील करते हैं वो। अब वो किसी को मान लो ए लिखना है, तो पूरे एक इतने बड़े पन्ने में ए थोड़ी लिखेगा, वो तो वो सेंस ही नहीं है ना, फिर तो कितनी जगह लेगा लिखने के लिए। तो सिंपल ऐसे देखो, इतना ही अल्फ़ाबेट है, बस वो पॉइंटेड है इस तरीके से। तो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन इसमें आ गया, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इसमें आ गया, और ब्राइल रीडिंग तो इसमें है ही। और अगर चलो आप यही भूल गए ब्राइल रीडिंग, अगर भाई ब्राइल रीडिंग याद रहेगा तभी तो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन रहेगा याद है ना। अगर यही भूल गए, मान लो ब्राइल रीडिंग है, तो पेपर में जैसे ही लिखेगी भाई ब्रेल रीडिंग इसमें होती है, तो उसके वर्ड गिन लो 1 2 3 4 5 6, और मेरिकल में वर्ड गिन लो 1 2 3 4 5 6, मीजनर में तो 6 से ज़्यादा ही है, ठीक है। अब आता है लास्ट रूफिनी एंडिंग। रूफिनी एंडिंग ये क्या करता है कि रूफिनी रूफिनी रफ़ जो चीज़ें हैं, मतलब याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ रफ्तों में, कि जो रफ़ चीज़ें हैं, मान लो कि जैसे मेरे सामने टेबल लैंप है, ठीक है, मैं इसको आँख बंद करके टच कर रहा हूँ, ठीक है, तो टच करके मैं इसको समझ पा रहा हूँ ना कि इसका शेप क्या है, साइज़ क्या है। या फिर मैं आपको आइस क्लोज करा के मैं पेन पकड़ा रहा हूँ, एक गन पकड़ा रहा हूँ, तो आप बता सकते हो ना कि ये भाई ये पेन है, ये गन है, कैसे बता पा रहे हो। तो ये रूफिनी एंडिंग्स की वजह से बता पा रहे हो। ये क्या है, ये स्किन के स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, ये वहाँ पे सेंस करके स्ट्रेच रिसेप्टर्स पे ना आपको साइज़ शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बताते हैं, और फिर अपनी मेमोरी के बेस पे अपन बताते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आता है डोर्सल कॉलम। डोर्सल कॉलम में कौन कौन से करता है भाई डोर्सल कॉलम, जो पहले तो देख लो एंटीरियर, ये वाला इजी है, ठीक है। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट आप ऐसे याद कर सकते हो, अगर किसी को लात मारोगे, ठीक है, या आपको ही लात मार दी किसी ने, आपने किसी को लात मार दी, तो क्या होगा, पेन होगा, और वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर थोड़ा इन्फ्लेमेशन होती है या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा ना, ठीक है, हीट फील होगी, पेन होगा। तो पेन और टेम्परेचर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, लात वाला। फिर बचा हुआ क्रूड टच, प्रेशर। लात मारने के बाद फिर आप ना हाथ से मारोगे, ठीक है, तो बचा हुआ एंटीरियर में आ गया भाई, क्रूड टच हो गया, प्रेशर हो गया, और सेक्सुअल सेंसेशन सारे एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में आ गया। डोर्सल कॉलम में प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, ठीक है, फाइन टच एंड 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है। ये तो देखो आप मिस कर ही नहीं सकते, कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है, तो मैंने इसकी ट्रिक बता दी। बाकी प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डोर्सल कॉलम में आ गया। नेक्स्ट थोड़ा अगर आप हो सकता है आपको फील हो रहा हो कि ये अप एंड डाउन हो रहा है, कोई एक पार्ट नहीं है, मिक्स है। हाँ, तो ये मिक्स है एक्चुअली, सच में। मैंने अलग अलग सोर्सेज से, जहाँ से भी मान लो फॉर एग्जांपल मैरो के नोट्स थे मेरे, प्रेप का आरआर देखा, प्रेप का एलआरआर हुआ, बीटीआर हुआ, तो सब कंबाइन करके इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने विद पीवाईक्यूज इसमें ऐड करी हुई है, तो इसलिए थोड़ा मिक्स लग रहा होगा। एक कोई यूनिट आपको अलग से नहीं मिलेगी, 10 पेजेस में कंप्लीट है। अब देखो, सेरिब्रो सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया। भाई सेरिबेलम इज़ फॉर प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द मूवमेंट, तो ये हो गया याद अपन को। फिर वेस्टिबुलो सेरिबेलम बैलेंस और पोस्चर के लिए होता है, और स्पाइनो सेरिबेलम कोऑर्डिनेशन एंड स्मूथ मूवमेंट्स के लिए होता है। इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, वर्ड्स को देखो, सिर्फ वर्ड्स को देखो भाई। सेरिब्रो यानी सेरिब्रम और सेरिबेलम का कोई फंक्शन होगा, तो सेरिब्रम प्लानिंग कर रहा है, और उस सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों मिलके प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो ये इसमें आ गया। वेस्टिबुलो सेरिब्रम, वेस्टिब्यूलो का काम क्या है, सॉरी, वेस्टिब्यूल का काम क्या है, बैलेंस बनाना, पोस्चर मेंटेन करना। मान लो अपन आँख बंद करके खड़े हैं, या 4 कदम भी आई क्लोज करके चल रहे हैं, तो गिर क्यों नहीं रहे, बिकॉज वेस्टिबुल सिस्टम सही है ना। तो वेस्टिबुलो सेरिबेलम बैलेंस और पोस्चर बना रहा है।
फिर स्पाइनोसेरिबेलम है, स्पाइनल कॉर्ड, बाद में कोऑर्डिनेशन करना, स्मूथ मूवमेंट कराना, या फिर एस फॉर एस याद कर लो, नहीं तो याद हो ही जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड जो स्पाइनोसेरिबेलम है, सॉरी, ये कोऑर्डिनेशन है स्मूथ मूवमेंट के लिए। अब देखते हैं अपन विज़न। विज़न में रॉड्स, ठीक है, आर फॉर रोड्स, आर फॉर रात में देखने का काम आते हैं, डार्क डिपोजिशन, ठीक है, मतलब आर फॉर रॉड्स, आर फॉर रात में देखने का काम आते हैं, यानी रॉड्स नाइट विज़न के लिए काम में आते हैं। दैट मीन्स काम कर रहा है, दैट मीन्स वो डीपोलराइजेशन हो रहा है, तो डार्क में उसका डीपोलराइजेशन हो रहा है, और इसका उल्टा करे तो लाइट में हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है। इसका उल्टा कौन सा हो गया, कौन से डे विज़न में काम में आते हैं, तो वो लाइट में डीपोलराइज हो जाएंगे, डार्क में हाइपर पोलराइज हो जाएंगे, ठीक है। अब दो जेनिकुलेट बॉडी होती है अपने पास, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। एल फॉर लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, एल फॉर लाइट, ठीक है। तो ये विज़न वाले पाथवे में आएगी। यहाँ पर दो चीज़ होती है, मैग्नोसेलुलर पाथवे होता है एक तो, और एक होता है पैरवोसेलुलर पाथवे। मैग्नोसेलुलर पाथवे, एम फॉर मैग्नोसेलुलर पाथवे, एम फॉर मूवमेंट ऑफ द आई एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्लिकर्स, डिटेक्ट द डेप्थ ऑफ द फ्लिकर्स, ओके। और पैरवोसेलुलर जो है, ठीक है, वो डिटेक्ट करता है कलर विजन और फाइनर डिटेल्स को। तो इसमें आप देख सकते हो एम फॉर मूवमेंट मैग्नोसेलुलर में, और पैरवो में आप देखो कि पारो, पारो लड़की है, लड़कियों को कलर्स अच्छे लगते हैं और फाइनर डिटेल्स में जाना पसंद है चीज़ों की, ठीक है। तो ये डिटेक्ट कलर विजन एंड फाइन डिटेल्स। फिर आता है, ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई एस कौन जो है वो कौन सा कलर देती है, एल कौन सा कलर देती है, एम कौन सा कलर देगी। तो बस ये देखो कि एक अगर आपने सुना हो तो बिरयानी ब्लूस, एक वो रेस्टोरेंट है बिरयानी का, तो ब्लूस आता है ना उसमें एस, तो ब्लू कलर एस कौन से है, ठीक है। फिर रेड जो है वो एल कौन से होगा, पहले एक बार ग्रीन देख लो, भाई ग्रीन में एंड में एन आ रहा है, तो वो एम कौन से है। अब बचा हुआ आप या तो देख सकते हो डायरेक्टली कि बच जाएगा जो वो एल कौन से है, नहीं तो अपन एक स्टेन पढ़ते थे एल्जरीन, ये रेड कलर की स्टेनिंग देता था, तो एल फोर एल्कोन रेड कलर स्टेनिंग दे रहा है एल्जरीन। मतलब इतनी की ज़रूरत है नहीं, आप बस इतना ही तो रूल आउट करना है कि भाई ब्लू में एस है, ग्रीन में एन है, तो बचा हुआ रेड हो जाएगा ना। अब देखो हियरिंग, हियरिंग में जो पाथवे है, हियरिंग में ऑर्गेनोकॉर्टाई में होता है, काइनोसिलिया इसमें टॉलेस्ट होता है, एस्ट्यूरिसिलिया प्रोग्रेसिवली स्मॉल जो होते हैं वो हो गए। इसमें जो पाथवे होता है उसका नाम है इकोलीमा। तो इकोलीमा की फुल फॉर्म तो ये तो बच्चा बच्चा जानते हैं इसलिए मैंने लिखी नहीं, फिर भी एक बार मैं बोल देता हूँ। ई से तो हो गया एट्थ क्रेनियल नर्व, सी से हो गया कॉक्लियर न्यूक्लियाई, एट्थ क्रेनियल नर्व, कॉक्लियर न्यूक्लियाई, ओलिवरी न्यूक्लियस, कौन सा, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। फिर एल से अभी एल से हो गया लेटरल लेमिनिस्कस, ठीक है। आई से हो गया इन्फीरियर कॉलिकुलस। फिर एम से जो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मीडियन जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है, एम से वो हो गया, और फिर आ गया ऑडिटरी कॉर्टेक्स। इसको गलती से एल फॉर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी मत कर देना अभी से ना, वो तो ध्यान रखना कि एल फॉर लाइट विजन बाद में आएगा, ठीक है। एट्थ के नर्व, कॉक्लियर न्यूक्लियाई, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, और लेटरल लेमिनिस्कस, इन्फीरियर कॉलिकुलस, एम फॉर मीडियन जेनिकुलेट बॉडी एंड ऑडिटरी कॉर्टेक्स। एक चीज़ और है कि जो ये वाला सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होता है ना, लोकलाइजेशन ऑफ द साउंड के लिए होता है ना, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखते हैं ऑल्फैक्शन के बारे में। ऑल्फैक्शन जो इसमें दो सेल्स होती है, पहली तो जो एक्साइटेटरी रिलीज़ करती है ग्लूटामेट का, ठीक है। तो एक्साइटेटरी तो ग्लूटामेट ही है, ठीक है। तो एक्साइटेटरी रिलीज ग्लूटामेट इज डन बाय मिट्रल एंड टफ्टेड सेल। और इनिबिटरी रिलीज यानी कि गामा, गामा इनिबिटरी है, तो इनिबिटरी रिलीज वाली होगी पेरिग्लोमेरुलर और ग्रैनुलर सेल। और एक्साइटेटरी हो गया ग्लूटामेट जो रिलीज कर रही है वो है मिट्रल और टफ्टेड सेल, ठीक है। ये हो जाएगा। इसमें इसमें तो कोई टिक की जरूरत नहीं है, मिट्रल टफ्टेड एक्साइटेटरी है, ये जी वाली इनिबिटरी होगी गामा ना। अब देखो मसल स्पिंडल, मसल स्पिंडल इज फ्रॉम द गामा मोटर न्यूरॉन। इसमें क्वेश्चन भी मैंने बताया था ऊपर, एलिंग एज क्लासिफिकेशन जो बताई थी उसमें ना, ठीक है। गामा मोटर न्यूरॉन मसल स्पिंडल में होता है। सेंसरी इसमें दो होते हैं भाई ग्रुप, देखो ग्रुप 1A है, ग्रुप 2 है
प्राइमरी ये सेकेंडरी हो गया। जो प्राइमरी जो होता है उसमें एन्युलो स्पायरल एंडिंग होती है, इनोवेट करती है ऑल फाइबर ऑफ द बैग एंड चेन। देखो इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है समझने का, याद करना है सिर्फ आपको। जो ट्रिक ठीक लग रही है वो यूज़ में ले लो, नहीं तो खुद की ट्रिक यूज़ करो, बट याद करना है बस, ठीक है भाई। प्राइमरी जो है वो ग्रुप 1 ए फाइबर्स है, एन्युलो स्पायरल एंडिंग है, इनोवेट करती है ऑल फाइबर्स ऑफ बैग एंड चेन। और जो सेकेंडरी है ग्रुप 2 वो फ्लावर स्प्रे नर्व एंडिंग्स होती है, वो इनोवेट करती है ओनली स्टैटिक को। तो पहले जो आएगा वो बैग और चेन को इनोवेट करेगा, बाद में जो आ रहा है वो सिर्फ स्टैटिक कंपोनेंट को इनोवेट कर रहा है, फ्लावर स्प्रे एंडिंग होती है, ठीक है। ए पहले आ गया, एन्युलर स्पायरल, बैग एंड चेन। तो आप इतना ज़रूर देख सकते हो, एन्युलर स्पायरल, बैग एंड चेन, ABC फर्स्ट में आ गया, उसके बाद फ्लावर स्प्रे एंडिंग और ओनली स्टैटिक सेकेंडरी में आ गया। अब आता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स और इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स ये दो चीज़ें होती हैं। इसका एक्चुअली ना पूरा ऐसे लॉन्गिट्यूडनली एक टेबल था, उसमें मैंने सिर्फ काम की चीज़ें ना हॉरिजॉन्टली लिख लिया ताकि स्पेस कम गिरे। आपको लॉन्गिट्यूडनल वाले आपने देखी होगी, इसमें कुछ नहीं। देखो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है 2 वर्ड है, इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स है 3 वर्ड है, ठीक है। तो इसका रिसेप्टर जो है वो देखो स्ट्रेच रिफ्लेक्स आप इसमें जो रिसेप्टर होगा ना वो मसल का स्पिंडल होगा, है ना। और जो इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स है ना, इसमें जो रिसेप्टर होगा वो मसल लेंथ होगा, क्योंकि ये एक वो है कि ये एक बचाव के लिए है, ठीक है, अपनी सेविंग के लिए, कि अपनी मसल ना इंजर्ड नहीं हो जाए, प्रोटेक्टिव है। हाँ मैं यही वर्ड याद नहीं आ रहा था, लेकिन प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है एक तरीके से इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स, इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। ये तो नॉर्मली अपन स्ट्रेच कर ही रहे ना, मसल स्पिंडल जैसे ही अपन सेंस करेगी तो ये मसल स्पिंडल सेंस करेगी तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स आ जाएगा। अब पहले एक बार देखो इसको लाइन से कि भाई स्ट्रेच रिफ्लेक्स में मसल स्पिंडल ने रिसेप्ट करा, ये मसल लेंथ को डिटेक्ट करेगी, ग्रुप 1A एंड 2 इसमें फाइबर्स आएंगे और ये कॉन्ट्रेक्शन कराएंगे, मोनोसाइनेप्टिक होता है, मायोटोनिक रिफ्लेक्स देगा। तो ये सिर्फ मसल कॉन्ट्रेक्शन है। फॉर एग्जांपल आप जिम में गए, आपने डंबल हाथ में लिया, मसल स्पिंडल में रिसेप्शन आया, मसल लेंथ डिटेक्ट हुई, स्ट्रेच रिफ्लेक्स जनरेट हुआ, तो कॉन्ट्रेक्शन हुआ, मोनोसाइनेप्टिक था। अब आप बहुत देर से डंबल करे जा रहे हो कि भाई आज तो मैं पूरा जॉन सीना बन के निकलूँगा जिम से, ठीक है। और अब मेंटली तो आप ठीक है कैपेबल हो, बट आपकी मसल उतनी कैपेबल है नहीं उस टाइम, तो उस टाइम ये इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स आएगा एज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, ये डिटेक्ट करेगा मसल की लेंथ को। इसका रिसेप्टर कौन है, ठीक है। अब देखो ये 3 वर्ड जो बोला था ना मैंने, इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स 3 वर्ड का है, तो इसका रिसेप्टर भी है ना जो वो 3 वर्ड का है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, ये 2 वर्ड का था, इसका रिसेप्टर मसल स्पिंडल 2 वर्ड का है, ये 3 वर्ड का, इसका रिसेप्टर गोल्जी टेंडन ऑर्गन 3 वर्ड का, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप 1A है और 2 था ना, यहाँ पे ग्रुप 1B है। तो ये क्या काम कराएगा, इसने कराया तो कॉन्ट्रैक्शन ना, ये प्रोटेक्टिव है तो रिलैक्सेशन कराएगा, ये डायसाइनेप्टिक होगा, ठीक है, और ये लेंथनिंग रिफ्लेक्स देगा, ठीक है। अब स्टोरी से समझ गए हो या याद हो आपको, ठीक है, देख लेना। बट सिंपल ये है कि भाई ये 3 वर्ड है, इसका रिसेप्टर 3 वर्ड का है, 1B हो गया इसमें, ठीक है। रिलैक्सेशन कराएगा, डायसाइनेप्टिक होता है, ये पूछता है जो मैं अंडरलाइन करूँ, पूछता तो सभी है इसमें, तो सब कुछ अंडरलाइन तो क्या करूँगा, ठीक है, देख लेना ना। अब बात करते हैं सेरिबेलम की। जितने भी न्यूक्लिया है ना सेरिबेलम के, सब एक्साइटेटरी है, सिर्फ एक ग्रेन्यूल सेल है, ठीक है, जो इनिबिटरी है, ठीक है, बाकी सब एक्साइटेटरी है। अब सेरिबेलम में जो एफरेंट फाइबर है वो एक तो क्लाइंबिंग फाइबर है और एक मोसी फाइबर है। क्लाइंबिंग फाइबर ओरिजिनेट इन इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, क्लाइंबिंग फाइबर ओरिजिनेट इन इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, ये स्टार्ट एंड दी स्टॉप कराते हैं मूवमेंट का। और जो मोसी फाइबर है ये ओरिजिनेट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से या फिर ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट करेंगे, और ये क्या कराते हैं, नेक्स्ट मोटर मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल क्लाइंबिंग फाइबर हो गया, वापस देख लेते हैं एक बार, एक मोसी फाइबर हो गया। क्लाइंबिंग फाइबर जो है ये इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से अराइज हो रहा है। अगर देखो ना तो देखो जैसे इन आई जो वर्ड है ये मोसी में आ ही नहीं रहा है, ठीक है, आई वर्ड सिर्फ इसमें ही है, क्लाइंबिंग में ही है, ठीक है। तो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस क्लाइंबिंग फाइबर वाला हो गया, ये स्टार्ट एंड स्टॉप करा रहा है। आप फॉर एग्जांपल आप क्लाइंब कर रहे हो या माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो, तो आपको एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कराया, फिर उसको दूसरे को मतलब भाई एक पैर आपने कॉन्ट्रैक्ट करा चढ़ने के लिए, फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसको रिलैक्स करना, तो स्टार्ट एंड स्टॉप। और ये ट्रिक नहीं है, मतलब सच बात है कि भाई फॉर कोई भी मसल है, आप मूवमेंट कर रहे हो, आप चल भी रहे हो, ठीक है, तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एक रिलैक्स कर दिया, और ऑल्टरनेटिव होता होता जा रहा है ना,
तो स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ द मोटर मूवमेंट, तो ये क्लाइंबिंग फाइबर्स का काम है। और मॉसी फाइबर स्पाइनल कॉर्ड से, इसमें एस आ रहा है, ये भी एस वाला है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन स्टेम से आ रहा है। और नेक्स्ट मोटर मूवमेंट इसका काम है भाई, ऐसे देख लो कि भाई अपने जो मौसी है मेरी, ठीक है, वो बार बार देखती है कि भाई नेक्स्ट एग्ज़ाम आ जाए, नेक्स्ट एग्ज़ाम कब आ रहा है पूछते रहते हैं ना वही घर वाले, कि बीच में चला था बहुत ज़्यादा, तो मौसी आस्किंग फॉर दी नेक्स्ट एग्ज़ाम, ठीक है। फिर देखते हैं बेसल गैंग्लिया, ये हमेशा इनिबिटरी है, यहाँ पर एक ये हमेशा एक्साइटेटरी था सेरिबेलम, सिर्फ ग्रेन्यूल सेल उसमें इनिबिटरी है। बेसल गैंग्लिया हमेशा इनिबिटरी होता है, अगर इसमें लीजन होगा ना तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा, और डैमेज टू द सबथैलेमिक न्यूक्लियस विल लीड टू हेमीवेलिस्मस। बेसिकली कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि बेसल गैंग्लिया इनिबिटरी कंट्रोल रखता है, वो चुप करा के बिठा के रखता है सारी मसल्स को आलतू फालतू काम करने के लिए, ठीक है। मतलब ये है कि भाई जितना मैं बोलूँगा उतना ही आपको मूवमेंट करना है, ठीक है। एक तरीके से ये भाई मास्टर जी हो गए क्लास के। अब अगर ये है नहीं, बच्चे उछल कूद करेंगे तभी तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और हेमीवेलिस्मस इज़ ड्यू टू दी सबथैलेमिक न्यूक्लियस डैमेज, इसको आप ऐसे याद करें कि हेमी डेट मीन्स हाफ, और सब सब मतलब भी हाफ ही होता है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लो। देखते थैलेमस, थैलेमस में ऑल्फेक्शन डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस की वजह से होता है। मेमोरी वाला पैप सर्किट है, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। वेंट्रो एंटीरियर वाला मोटर न्यूक्लियस, वेंट्रो पोस्टीरियर वाला जनरल सेंस टच पेन एंड टेम्परेचर का हो गया, ठीक है। बेसल गैंग्लिया में अगर लीजन हो गया, ये डैमेज है मतलब इसका ना, ये हैशटैग मैंने जो बनाया इसको डेट मीन्स डैमेज या लीजन, ठीक है। बेसल गैंग्लिया डैमेज या लीजन हो गया तो रेस्टिंग ट्रिमर्स हो जाएंगे। सेरिबेलर लीजन होगा तो इंटेंशनल ट्यूमर हो गया। अंतर क्या होता है देखो रेस्टिंग ट्यूमर और इंटेंशनल ट्यूमर में, कि मेरा हाथ मैंने टेबल पे रखा हुआ है, रखा हाथ ना मेरा काँप रहा है, दैट इज़ रेस्टिंग ट्यूमर, इट इज़ ड्यू टू द बेसल गैंग्लिया डैमेज की इनिबिटरी कंट्रोल गया ना, इसलिए। और सेरिबेलर लीजन में इंटेंशनल ट्यूमर होंगे, कि मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ में उठा रहा हूँ कि मेरे को आगे जो पेन रखा है वो लेने के लिए, तो हाथ रखा हुआ है तब कोई ट्रिमर नहीं है, उठा के लेके जा रहा हूँ ना तब उस पूरे मूवमेंट के टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट मेरे हैंड में ट्रिमर है, तो दिस इज़ इंटेंशनल ट्रिमर। फिर आता है विड्रॉल रिफ्लेक्स, पॉलीसाइनेप्टिक होता है, ये तो ठीक है होता है, ये इसमें क्या बताऊँ ना। फिर एक्वापोरिन चैनल्स होता है, एक्वापोरिन 1 चैनल पीसीटी में होता है, एक्वापोरिन 2 चैनल एडीएच के अंडर काम करता है, ये डीसीटी में है ना। और प्रीडोमिनेटली ऑर्गन प्रोड्यूसिंग आईजीएफ-1, प्रीडोमिनेंट ऑर्गन कौन सा होता है ये, एक चीज़ और कि ये जो छोटे छोटे हैं ना मैंने लिखे हुए, ये सब वो PYQs है, ठीक है। तो एक्वापोरिन 1 पीसीटी में, एक्वापोरिन 2 एंटी डायरेटिव हार्मोन डीसीटी में, फिलीफॉर्म पेपिला में टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। प्रीडोमिनेंट ऑर्गन जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 IGF-1 प्रोड्यूस करता है वो लीवर है, लीवर ही हो सकता है और कौन हो सकता है ना। अब देखो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, इसकी ना मैंने सही ट्रिक बना रखी है। और एक चीज़ और क्या है कि ये मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब पे मेरी मतलब वीडियोज़ रिकॉर्ड करके डालूँगा पढ़ाने के लिए। बेसिक मोटो मेरा ये है कि मैं पढ़ाऊँगा तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद हो जाएगा। अभी तक मुझे पता नहीं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये सोच के नहीं पढ़ा रहा कि किसी को हेल्प होगी, मतलब हेल्प होगी तो ठीक है, बट एक होता है ना कि मेरे को पढ़ाना है कि लोगों को ऐसे देने के लिए मैंने खुद के हिसाब से ट्रिक्स बना दी। तो कुछ ट्रिक्स सिली लग सकती है, कुछ ट्रिक थोड़ी सी वल्गर भी लग सकती है, कि मैंने एक होता है खुद के हिसाब से बना रखी है, ठीक है। अरे हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस जो एंटीरियर न्यूक्लियस होता है ना, इसमें आप याद करो हॉट एंड सेक्सी आंटी, ठीक है। तो एंटीरियर न्यूक्लियस में आपको याद करना है हॉट एंड सेक्सी आंटी। तो हॉट से हॉट टेम्परेचर, सेक्सी से सेक्सुअल बिहेवियर, आंटी मीन्स एंटीरियर न्यूक्लियस, ठीक है। अब हॉट टेम्परेचर है, ठीक है, हॉट टेम्परेचर में प्यास ज़्यादा लगेगी तो ऑस्मो रिसेप्टर्स भी इसमें आ गया, तो एंटीरियर वाला कंप्लीट हो गया। याद ही नहीं करना, सिर्फ एक बार सुनो, 2 बार सुनो, खत्म, ठीक है। अब जब एंटीरियर वाला हॉट था, ठीक है, तो पोस्टीरियर वाला कोल्ड टेम्परेचर हो गया। फिर सुप्रा कियास्मेटिक जो है, इसकी मैंने ट्रिक बनाई नहीं, बिकॉज ये तो पता ही है कि सर्केडियन रिदम को मैनेज करता है, बायोलॉजिकल रिदम सर्केडियन रिदम को मैनेज करता है सुप्रा कियास्मेटिक, ठीक है, मेलेटोनिन वाला जो है, ठीक है। फिर आता है लेटरल। अब लेटरल मैंने पहले तो क्या बताया था, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, लात मारेंगे पेनो टेम्परेचर होगा, पेनो टेम्परेचर के लिए लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब वापस से देखो कि अपन लात मार किसको रहे हैं, ठीक है,
वैसे गलत रहेगा जो मैं बोल रहा हूँ, बट गरीबों को लात मार रहे हैं, ठीक है, जो भूखे लोग हैं, भूखे प्यासे गरीब लोगों को लात मार रहे हैं, जस्ट फॉर लर्निंग, ठीक है, बता रहा हूँ। तो थर्स्टी, फीडिंग, हंगर, ठीक है, तो भूखे प्यासे गरीब लोगों को लात मार रहे हैं। तो फीडिंग सेंटर ओरिजिन वाला यहाँ पर है, थर्स्ट सेंटर यहाँ पर है, और हंगर, तो हंगर एंड थर्स्ट फीडिंग सेंटर ओरिजिन ये सब लेफ्टल में, ठीक है। तो भूखे प्यासे गरीब लोगों को आपने लात मारी है। अब इसका उल्टा, लेटरल का उल्टा क्या हो गया, मीडियल, तो यहाँ पर सैटाइटी हो गई, वहीं वहाँ पर हंगरी था तो यहाँ पे सैटाइटी वाला आ गया, जस्ट उल्टा है, जैसे एंट्री पोस्टीरियर देखा था मैंने। फिर सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस एडीएच बनाता है, ये सबको पता है। पेरी वेंट्रिकल ऑक्सीटोसिन, पेरी वेंट्रिकल ऑक्सीटोसिन बनाता है, ये भी पता है। मेमिलरी बॉडी, एम फॉर मेमिलरी बॉडी, एम फॉर मेमोरी, ठीक है। अब आता है पेरी एक्वाडक्टल ग्रे न्यूक्लियस, पेरी एक्वाडक्टल ग्रे न्यूक्लियस, इसमें इसकी तो सबसे अभी तक अगर डिफरेंट देखी जाए तो इसकी निकलेगी ट्रिक। ये मैंने ऐसे याद कर रहा है कि ग्रे, 50 शेड्स ऑफ ग्रे एक मूवी आई थी, ठीक है, उसमें देखा जाए तो बेसिकली वो पनिश कर रहा है, ठीक है, अपना गुस्सा निकाल रहा है उस मूवी में वो लड़का ना। तो पनिशमेंट सेंटर और रेज सेंटर, पेरी एक्वाडक्टल ग्रे पनिशमेंट सेंटर और रेज सेंटर है। फिर लास्ट है मीडियल फोर ब्रेन बंडल, बंडल में क्या आ रही है, रिश्वत आ रही है मतलब, ठीक है, तो बंडल्स में नोट आते हैं ना रिश्वत में, ठीक है, तो रिवॉर्ड सेंटर, पेरी एक्वाडक्टल, ओ सॉरी, मीडियल फोर ब्रेन बंडल में रिवॉर्ड सेंटर रिश्वत आ रही है। अब देखो सिमेंटिक मेमोरी फैक्ट्स के लिए होती है, सीन्स जो है वो फैक्ट्स हैं, ठीक है, और एपिसोडिक मेमोरी, ई फॉर एपिसोडिक, ई फॉर इवेंट्स। तो सिमेंटिक मेमोरी जो फैक्चुअल मेमोरी है ये आपके एंटीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होती है, और एपिसोडिक मेमोरी जो है वो मीडियल टेम्पोरल कॉर्टेक्स, नियो कॉर्टेक्स या हिप्पोकैम्पस में होती है, ठीक है, ये याद करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं हिप्पोकैम्पल लीजन, अगर किसी को होता है हिप्पोकैम्पल लीजन होगा किसी को, तो उसको एंटोग्रेड अमनीजिया हो जाएगा, बट उसकी प्रोसीजरल और स्किल मेमोरी इंटैक्ट होगी, वो भूल तो रहा है चीज़ें हो रही है जो, पर आप बोलोगे भाई गाड़ी चला के दिखा, गाड़ी चला के दिखा, साइकिल चला लेगा, ठीक है, डॉक्टर है, ठीक है, ट्रीटमेंट करके दिखा, ट्रीटमेंट भी कर देगा, बट अब जो सीख रहा है वो एंटोग्रेड अमनीसिया हो जाएगा, अब नहीं, अब की चीज़ें उसको याद नहीं रहेगी। वर्निके कोर्टिकोसाइकोसिस मेमोरी बॉडी लीजन है, इसमें कन्फेबुलेशन होता है, कन्फेबुलेशन क्या है, हॉनेस्ट लाइंग है, उसने कर दी चीज़ उसको याद ही नहीं कर दी, ठीक है, दैट इज़ कन्फेबुलेशन मेमोरी बॉडी लीजन। मेमोरी है ना, मेमोरी बॉडी में अभी बताया था ना मेमोरी का काम है, तो वही ख़राब हो गई। लीजन एट एंटीरियर न्यूक्लियस थैलेमस में लॉस ऑफ रिसेंट, अगर एंटीरियर न्यूक्लियस थैलेमस में लीजन हो गया, ठीक है, तो लॉस ऑफ द रिसेंट मेमोरीज हो जाएगी। अब स्लीप वेज है, अब यहाँ से अपन थोड़ा फास्ट कह सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। स्लीप वेव जो होती है अल्फ़ा बीटा थीटा डेल्टा गामा, ये 5 तरह की होती है। अल्फ़ा वेव, अल्फ़ा मेडिटेशन, आइज़ क्लोज करके अपन बैठते हैं ना, अल्फ़ा मेडिटेशन करते हैं, वो है, तो आइज़ क्लोज रिलैक्स स्टेट, पैरा ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स होता है, 8 to 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। बीटा वेव जो है फुल फोकस होकर, अगर आप अभी सुन रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मुझे, मैं जो अभी फुल फोकस होकर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, पढ़ाना तो मतलब सही नहीं रहेगा बोलना, क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, बट हाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको। तो अभी मैं बीटा वेव जनरेट हो रही है मेरी ब्रेन में ना, 14 to 30 हर्ट्ज की होती है। अब एक अटेंटिव फेज में होती है फ्रंटल कॉर्टेक्स। फ्रंटल कॉर्टेक्स इसको आप ऐसे रिलेट करो कि यहाँ पर अपन ने एक और देखा था भाई, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में सिमेंटिक फैक्चुअल मेमोरी थी, और फ्रंटल कॉर्टेक्स एक चीज़ और थी कि अपने जो, हाँ मेमोरी वाला ही है एक तरीके से ना। तो फिर आता है थीटा वेव, थीटा वेव हिप्पोकैम्पस में आती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, एनआरईएम स्लीप में आएगी थीटा वेव। फिर डेल्टा वेव उससे भी स्लो वेव है, लेस देन 4 हर्ट्ज, जो एनआरईएम मेजर में होती है, एनआरईएम 2 में होती है। फिर गामा वेव्स 30 to 80 हर्ट्ज की होती है, ये फोकस्ड अटेंशन में होती है, हैवीली फोकस्ड अटेंशन में होती है। अब देखो एनआरईएम 1 में थीटा वेव, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, ऊपर मैं गलत बता दिया था कि ये एनआरईएम 2 के लिए है, ठीक है। एनआरईएम 1 थीटा वेव, 2 में 2 चीज़ें होती हैं, के कॉम्प्लेक्स, स्लीप स्पिंडल, 3 और 4 में डेल्टा वेव होती है। अब एनआरईएम जो स्लीप होती है, इसमें सबसे हाईएस्ट टाइम ड्यूरेशन, अगर ओवरऑल भी देखा जाए ना, तो एनआरईएम 2 का ही होता है। एनआरईएम जो स्लीप है, इसमें जो पर्सन होगा वो स्लीप टॉकिंग करेगा, नाइट टेरर, नाइट मियर तो रैम स्लीप का पार्ट है, नाइट टेरर इसका है, ब्रूक्सिज्म, ठीक है, जो टीथ क्लेंचिंग होती है बच्चों में, या पर्सन भी कर सकता है, एन्यूरेसिस, सोमनाबुलिज्म, ये सब नॉन रैम स्लीप का है। रैम स्लीप में नाइटमेयर, नार्कोलेप्सी, ड्रीम की मेमोरी प्रेजेंट होगी, और इसमें एसिटाइल कोलिन बढ़ा हुआ होता है,
ठीक है, REM स्लीप में। जैसे मैंने बताया है कि अभी रैम स्लीप में एसिटाइलकोलिन बढ़ा हुआ होता है, वैसे अगर बात करें ग्रोथ हार्मोन कौन सी में बढ़ा होगा, ग्रोथ हार्मोन NREM स्लीप में इंक्रीज़ होता है, रैम स्लीप में वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आप ढंग से सो ही नहीं पा रहे हो ना, आराम से रिलैक्स होके सोगे तभी तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा ना। अब देखो एक PYQ, आइसोटोनिक एक्सरसाइज विल इंक्रीज रिदमिक ब्लड फ्लो, ठीक है, ड्यू टू दी मेटाबॉलिक वैसोडाइलेशन। ऐसे पूछा है भाई आइसोटोनिक एक्सरसाइज रिदमिक ब्लड फ्लो क्यों बढ़ाती है, क्योंकि मेटाबॉलिक वैसोडाइलेशन होता है, और ये मेटाबॉलिक वैसोडाइलेशन मेटाबोलाइट्स की वजह से होता है, जो कि है कैल्शियम, CO2 और एडिनोसिन। कैल्शियम, CO2 एंड एडिनोसिन, कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड, एडिनोसिन, ये मेटाबॉलिक वैसोडाइलेटर है जो आइसोटोनिक एक्सरसाइज के टाइम में वैसोडाइलेशन कराता है। अगर एग्जाम में आपको एक कलरफुल फ्रॉक का फोटो देता है और उसके बाद बोलता है बंदे को है ना पैरालिसिस हो रहा है, तो वो प्यूमिलोटॉक्सिन की वजह से हो रहा है, उस फ्रॉग में जो प्रेजेंट था वो स्किन से डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, दैट इज़ अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। पफर फिश में जो मैंने बताई दिया था, फर्स्ट फेज को ब्लॉक कर रहा था, सोडियम ब्लॉकर है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है। टेट्राटॉक्सिन, डेंड्रोटॉक्सिन जो है माम्बा स्नेक में होता है, ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है। और स्नेल जो है, ऐसे कभी स्नेल दिख जाए तो उसको डायरेक्ट उठा मत लेना, क्योंकि ना कई स्नेल जो है वो ये कोनोटॉक्सिन लेके घूम रहे हैं अपने साथ, तो आपकी बॉडी के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को वो ब्लॉक कर देगा। पेशेंट विद डैमेज्ड रॉड्स एंड कॉन्स हैव नॉर्मल प्यूपिलर रिफ्लेक्स एंड नॉर्मल सर्केडियन रिदम बिकॉज ऑफ मेलानोप्सिन गैंग्लियन सेल। हाँ बिल्कुल, जो अंधे लोग होते हैं, जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं, उनमें सर्केडियन रिदम कैसे मैनेज रहती है बताओ, उनमें प्यूपिलर रिफ्लेक्स कैसे नॉर्मल है, बिकॉज ऑफ द मेलानोप्सिन गैंग्लियन सेल, इट इज़ नॉर्मल। ठीक है, मेलानोप्सिन गैंग्लियन सेल की वजह से नॉर्मल होता है। इन पार्किंसन डिजीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अनइंटेंशनल ट्यूमर इन द मूवमेंट डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोड अपन ने सब थैलेमिक न्यूक्लियस में लगाया है, बस इतना ध्यान रखो। रेस्पिरेशन वाली यूनिट देखते हैं। अब इसमें क्या, बीबल मॉडल जो था उसने 23 जनरेशन दी थी, जिसमें से 16 तक तो कंडक्टिंग एयरवे होता है टर्मिनल ब्रोंकियल तक, उसके बाद सारे रेस्पिरेटरी एयरवे होते हैं। सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन T3 T4 और कोर्टिसोल से सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगर कोई स्मोकिंग करता है, ऑक्लूजन है मेन ब्रोंकस का, उसमें पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्लूजन है, या इंसुलिन ले रहा है और लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी पर है, तो उसमें सर्फेक्टेंट कम हो जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी इंसुलिन। स्मोकर है, मेन ब्रोंकस में ब्लॉक है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉक है, मेन इसमें पता है जो स्मोकिंग भी समझ जाओगे आप, तो कमाना है आप, तो ब्लॉक ऑक्लूजन भी समझ जाओगे, मेन है इंसुलिन। ठीक है, तो इसी को अपन वो कर देते हैं सिर्फ हाईलाइट, और लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी। तो इंसुलिन और लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी जो है ये डिक्रीज करती है सर्फेक्टेंट। स्पायरोमेट्रिक कैन नॉट मेजर रेसिडुअल वॉल्यूम, अब उसकी वजह से वो ना तो FRC मेजर कर पाएगा ना TLC मेजर कर पाएगा, अलग सी चीज़ नहीं है, सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम वो मेजर नहीं कर सकता, इसलिए FRC क्या है, ठीक है, जो ये फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया ना, कि आपने टाइडल वॉल्यूम एक्सेल करा, उसके बाद जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बच रही है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बच रही है, प्लस जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो FRC हुआ ना, तो उस वजह से वो नहीं करो, टोटल लंग कैपेसिटी में भी तो रेसिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, तो इस वजह से वो नहीं मेजर कर पा रहे हो आप। मेजरमेंट ऑफ एनाटोमिकल डेड स्पेस, एनाटोमिकल डेड स्पेस का मेजरमेंट आप सिंगल ब्रेथ नाइट्रोजन मेथड से कर सकते हो, फाउलर मेथड से कर सकते हो। और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, थोड़ा सा कुछ बस इसको P को B बना दो बोथ, वैसे याद है, मतलब मुँह जुबानी याद है। एनाटोमिकल डेड स्पेस मेजरमेंट सिंगल ब्रेथ नाइट्रोजन फाउलर मेथड हो गया, फिजियोलॉजिकल बोर इक्वेशन हो गया। DLCO का डिफ्यूजन, DLCO हो गया कि भाई डिफ्यूजन क्या था इसका फुल फॉर्म, DLCO कार्बन मोनोऑक्साइड का डिफ्यूजन था, हाँ, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द लंग फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो, जो कार्बन मोनोऑक्साइड का डिफ्यूजन है एल्वियोलाई से कम कब होगा, ज़्यादा कब होगा, अगर किसी में पॉलीसाइथीमिया है, एक्सरसाइज है, मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, पॉलीसाइथीमिया है, तो ब्लड फ्लो बहुत फास्ट हो रहा है यार, इतना फास्ट ब्लड फ्लो हो रहा है कि RBC रुक ही नहीं रही कि वहाँ पे वो डिफ्यूजन हो पाए, इस वजह से यहाँ पे DLCO डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और इंक्रीज़ यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर किसी में एम्फाइसीमा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस और एनीमिया है, सॉरी यार उल्टा है, वही मैं समझाते समझाते खुद ही सोच रहा हूँ कि मैं क्या लिखा हुआ पढ़ने के हिसाब से सोच रहा था, बट मैं खुद ही देख रहा हूँ ये बोल क्या रहा हूँ मैं। देखो DLCO ना ये उल्टा हो गया है, यहाँ पे इसको काट देते हैं, यहाँ पर क्या है कि DLCO बढ़ रहा है, फ्लो फास्ट है, एक्सरसाइजिंग पर्सन है, ठीक है, तो DLCO यहाँ पे बढ़ेगा। एम्फाइसीमा है, फाइब्रोसिस है,
फाइब्रोसिस है तो वहाँ पे गैस फ्लो कैसे होगा, गैस कैसे पार करेगी फाइब्रोसिस को, एम्फाइसीमा डायलेटेड है, गैस कैसे पास करेगी, है ना। एनीमिया है, आरबीसी नहीं है, कैसे लेके जाएगा वो ना, वो सॉरी हीमोग्लोबिन ही नहीं ना, आरबीसी नहीं हो, हीमोग्लोबिन नहीं हो, कैसे लेके जाएगा। तो इसलिए डीएचसी यहाँ पे इंक्रीज। अब देखो लेफ्ट साइड शिफ्ट एल फॉर लेफ्ट साइड, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर हेल्डन, राइट साइड शिफ्ट आर फॉर राइट, आर फॉर बोर में यहाँ पे आर आ रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये देखो, अब ये ग्राफ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, डेट मीन्स ऑक्सीजन की लोडिंग बढ़ रही है, ऑक्सीजन बॉडी में बढ़ रहा है, मतलब बस या तो CO2 कम हो जाए या ऑक्सीजन खुद बढ़ जाए या एल्कोलोसिस हो जाए। एल्कोलोसिस में क्या हो रहा है कि CO2 कम हो रहा है बेसिकली, भाई अपन तेज सांस ले रहे हैं, CO2 कम हो रहा है ना। फीटल हीमोग्लोबिन है, हाई ऑक्सीजन बाइंडिंग है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, 2-3 DPG डिक्रीज है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्टोर ये नीचे के 3 आपको याद रखने हैं, ऊपर के जो तो चलो कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हैं, नीचे के 3 आपको याद रखने हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, डिक्रीज 2-3 DPG, ये क्या होता है कि कम होगा ना तो ऑक्सीजन बाइंडिंग बढ़ा देगा, ठीक है। बच्चों में होता है ये। और जो स्टोर ब्लड होता है ब्लड बैंक्स में, वो भी ऑक्सीजन बाइंडिंग बढ़ाता है, डायरेक्ट ध्यान रखना PYQ से सब। राइट साइडेड मीन्स ऑक्सीजन की लोडिंग या तो कम हो रही है, या मैं कह दूँ कि CO2 की लोडिंग बढ़ रही है। तो या तो हाइपोक्सिया है, CO2 है बढ़ा हुआ है, मतलब एसिडोसिस है, हाई एल्टीट्यूड जहाँ पर ऑक्सीजन कम है, या 2-3 DPG इंक्रीज है, ठीक है। ये सब चीज़ ये आपको मेन तो ये याद रखना है। जे रिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या है, जे रिसेप्टर रिफ्लेक्स ये पल्मोनरी एडेमा या पल्मोनरी कंजेशन जब होता है ना तब देखने को मिलता है। जे रिसेप्टर रिफ्लेक्स पल्मोनरी एडेमा पल्मोनरी कंजेशन में देखने को मिलता है। ये जस्टा पल्मोनरी रिसेप्टर में होता है। ये एफरेंट फाइबर होते हैं इसके वेगल, अनमाइलिनेटेड सी फाइबर जो होते हैं वेगल के, इसके ये एफरेंट फाइबर है। और ये तो इन्फॉर्मेशन लेके गया, अब लेकर वापस क्या आ रहा है इन्फॉर्मेशन ये कि भाई पल्मोनरी एडेमा है, तो उसके लिए इसने क्या करा, ब्रेडिकार्डिया कर दिया, हाइपोटेंशन कर दिया और रैपिड ब्रीदिंग करा रहा है। इफेक्ट क्या है, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन और रैपिड ब्रीदिंग। तो किसी को अगर पल्मोनरी एडिमा है, वो बोलता है कि भाई पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में चला गया, हाइपोटेंशन में चला गया और रैपिडली ब्रीदिंग कर रहा है, तो इट इज़ ड्यू टू विच रिफ्लेक्स, इट इज़ ड्यू टू जे रिसेप्टर रिफ्लेक्स। यहाँ पे सेकंड स्टेप क्वेश्चन अगर दे दे तो बोले ड्यू टू विच एफरेंट फाइबर, ड्यू टू विच एफरेंट फाइबर, हाँ ड्यू टू एफरेंट फाइबर कौन सा होगा, ड्यू टू अनमाइलिनेटेड वेगल सी फाइबर्स, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेटरी सेंटर्स, इसमें क्या है कि प्री बॉन्डजिंगर कॉम्प्लेक्स, देखो वर्ड टू वर्ड चलना है इसमें। अब देखो ट्रिक इसकी भी सही है अपने पास, प्री बॉन्डजिंगर कॉम्प्लेक्स, पेसमेकर, ठीक है। तो पेसमेकर क्या करेगा, ये इनिशिएट करेगा रेस्पिरेशन को, पेसमेकर है इनिशिएट करेगा रेस्पिरेशन को। फिर यहाँ पर पी पहले आ रहा है, दिस इज पेसमेकर इनिशिएट रेस्पिरेशन। और वैसे भी आपको पता है कि प्री बॉन्डजिंगर सेंटर जो है ये पेसमेकर होता है, ठीक है। एक बार इसको वापस स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। प्री बॉन्डजिंगर कॉम्प्लेक्स, इसमें पी पहले आ रहा है, और वैसे भी अपने को पता है ये पेसमेकर है, ठीक है। पेसमेकर पता है तो आप वैसे ही लगा दोगे, पी से अभी रिलेशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें पी पहले आ रहा है, ये पेसमेकर हो गया प्री बॉन्डजिंगर कॉम्प्लेक्स। इसमें सेकंड लेटर में जिसमें पी आ रहा है ना, एपनियोस्टिक सेंटर, ये प्रोलॉन्ग करता है इंस्पिरेशन को, ठीक है। एपनियोस्टिक सेंटर प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन, ठीक है। फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये एक्स जो आ रहा है ये लिमिट करता है, ये रोकता है, दिस लिमिट्स इंस्पिरेशन। सब इंस्पिरेशन ही करा रहा है भाई, ये इनिशिएट कर रहा है इंस्पिरेशन को, पेसमेकर हो गया। एपनियोस्टिक प्रोलॉन्ग कर रहा है, ये रोक रहा है, ये लिमिट कर रहा है इंस्पिरेशन को, कंट्रोल कर रहा है रेस्पिरेट रेट को, ठीक है। फिर डोर्सल और वेंट्रल वाले में याद करो डाइव। डोर्सल जो है, डोर्सल डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है, ठीक है। डाइव से याद करना है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये इंस्पिरेशन में काम आता है और वेंट्रल वाला एक्सपिरेशन में काम में आता है। देखो इधर लिख देता हूँ मैं, डाइव डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इंस्पिरेशन कराएगा, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्सपिरेशन कराएगा, बस देख लो। ये स्मूथ राइज इन टाइडल वॉल्यूम ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, और ये कंट्रोल कर रहा है फोर्सफुल एक्सपिरेशन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। अब अपन ने जब इतना याद कर लिया ना, एग्जामिनर को पता लग गया भाई इन्होंने इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन याद कर लिया, तो वह पूछने क्या लग गया, जैसे भाई पेसमेकर और इसमें तो कुछ है ही नहीं स्कोप, उसके बाद ये पूछेगा यहाँ पे कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेटरी रेट, लिमिट के साथ में बोल देगा कंट्रोल, एक ही बात होगी। यहाँ पर ये स्मूथ राइज कर रहा है टाइडल वॉल्यूम का, ये लाइन याद करना इंपॉर्टेंट है। वेंट्रल वाले में फोर्सफुल एक्सपिरेशन तो कंट्रोल कर ही रहा है, बट कब कर रहा है ये, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आप रैपिडली ब्रीदिंग कर रहे हो ना, ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन को कंट्रोल कर रहा है कि आप
इतना एक्सपायर भी नहीं कर दो कि लंग ही कोलैप्स हो जाए। बेसिकली ये प्रोटेक्शन कर रहा है आपका, है ना। अब देखो हार्ट में जो ऐसे नोड है यहाँ पर आपके पास पहला जो मैंने बताया था, ठीक है, वो नर्व का था, ठीक है। देखो ये कंफ्यूज नहीं होना इनमें, देखो ये था नर्व का, ठीक है, 1 2 3 4। सोडियम स्लो वाले, फास्ट सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा है, पोटेशियम इफ्लक्स, क्लोराइड इन्फ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ आप, ऐसे नोड, यहाँ पर फोर्थ है, फिर 0 है, फिर 3 है। फोर्थ में क्या हो रहा है, फेज 4 में फनी सोडियम इन्फ्लक्स हो रहे हैं, टी टाइप कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहे हैं यहाँ पर, वो सॉरी एल टाइप फेज 4 में। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ सही सही, फेज 4 में टी टाइप है। देखो फेज 4 में फनी सोडियम इन्फ्लक्स है, टी टाइप कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा है। फेज 0 में क्या हो रहा है, ये एल टाइप कैल्शियम हो रहा है, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग जो कैल्शियम इन्फ्लक्स है फेज 0 में वो है, ये डीपोलराइजेशन हो गया। फिर डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, पोटेशियम इफ्लक्स हो रहा है। सब जगह डीपोलराइजेशन में एक ही चीज़ हो रही है, पोटेशियम इफ्लक्स। पर ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ पर ये फनी सोडियम हो गए और टी टाइप कैल्शियम इन्फ्लक्स है, यहाँ पर एल टाइप कैल्शियम इन्फ्लक्स है, यहाँ पे पोटेशियम आउट जा रहा है। 0 4 3 हो गया, डीपोलेशन पेसमेकर पोटेंशियल हो गया। फिर वेंट्रिकल एक्शन पोटेंशियल देख लो, जो फेज़ 4 है वो हो गया आपका रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल, सोडियम पोटेशियम एटीपी की वजह से सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा है। उसके बाद सोडियम इन्फ्लक्स तो रुक गया, पोटेशियम ईफ्लक्स होने लग गया, पर उसके साथ साथ में कैल्शियम का इन्फ्लक्स भी होने लग गया है, तो ये प्लेटिव फेज़ आ गया, फिर ये रुक गया है। अब आपके जो थर्ड फेज़ है उसमें सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम ईफ्लक्स हो रहा है और वापस आरएमपी हो गया, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस पैटर्न होता है इसमें इनहेरिटेंस का, और ये कहाँ देखने को मिलेगा, ब्लड सलाइवा सीमन में। जो बच्चा होता है उसमें जो 2 to 6 मंथ की एज पर, इसमें जो एंटीजन्स होते हैं ना, जैसे मान लो किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो ए के लिए उसमें एंटीजन होगा ना, मतलब बी का एंटीजन है, ए के लिए एंटीबॉडी होगा ना, तो ये जो चीज़ें होती है 2 से 6 मंथ की एज पर बनना चालू होती है बच्चे में। आर एच जो है वो डी एंटीजन देगा, डफी एंटीजन रिसेप्टर है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए। अगर किसी में डफी एंटीजन नहीं है डेट मीन्स ही इज़ इम्यून टू प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब देखो, अब आपको ध्यान रखना है BCC सबसे पहले आता है बैरो रिसेप्टर, जो 70 से लेकर 150 mmHg का मीन आर्टरी प्रेशर को कंट्रोल करता है। यहाँ पे क्या होगा कि भाई नेगेटिव सारे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में चलते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल बीपी बैरो रिसेप्टर 70 to 150 में, यहाँ पर बीपी बढ़ते ही ना इसमें फायरिंग बढ़ जाएगी और ये नेगेटिव स्टिमुलेशन नेगेटिव फीडबैक देके बीपी को कम कर देगा। कीमो रिसेप्टर जो है ये मीन आर्टरी प्रेशर 40 to 70 पे ऑपरेट करते हैं, ये लेस देन 40। जो लास्ट डिच स्टैंड जो होता है ना वो CNS इस्कीमिक रेस्पॉन्स है। इधर क्या हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, जीमार्क हियरिंग टेस्ट। जीमार्क हियरिंग टेस्ट में आपको देखना है कि C और ये M, इसमें कैरोटिड साइनस मसाज कर रहे हो, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करा आपने, हार्ट रेट डाउन कर दी। ये कब काम आएगा, आपके PSVT में काम में आएगा जीमार्क। ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, क्या नाम है इसका, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स याद रखो, ठीक है। ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स याद करो, तो B से ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स और R से राइट एट्रियम। समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो ये ब्रेन ब्रिज याद करो, इसकी स्पेलिंग को याद, आप इसकी स्पेलिंग ये है आपसे अपने लिए, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। B से तो ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स और RA राइट एट्रियम। इसमें क्या हो रहा है कि राइट एट्रियम स्ट्रेच हो रहा है तो आपने हार्ट रेट कम कर दी। बेजोल जेरिस, ठीक है, ओल्ड पर्सन में होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पे राइट एट्रियम था, यहाँ पर वेंट्रिकल की वॉल में रिसेप्टर है, ठीक है। तो क्या हुआ कि वेंट्रिकल वॉल में रिसेप्टर है, कीमो और मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही वहाँ पे स्टिमुलेशन होगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगी। यहाँ भी हार्ट रेट कम हो रही थी बट राइट एट्रियम की स्टिमुलेशन की वजह से होती है। यहाँ पर वेंट्रिकल में रिसेप्टर है, उनकी वजह से हार्ट रेट कम हो रही है, तो बीपी कम, कोरोनरी वैसोडाइलेशन। ये सीक्वेंस ध्यान रखना पर इसमें आप, ठीक है। हार्ट रेट कम, बीपी कम, कोरोनरी वैसोडाइलेशन। ये क्वेश्चन आता है कि इसके एक्टिवेटर कौन कौन है। एक्टिवेटर है इसके वेराट्रिडिन, सेरोटोनिन, कैप्सिसिन, निकोटिन, ANP, ब्रेडिकाइनिन। जिसमें सेरोटोनिन, कैप्सिसिन, निकोटिन और ब्रेडिकाइनिन तो पूछ चुके हैं अभी तक, बाकी आप 6 के 6 याद करो, वेराट्रिडिन, सेरोटोनिन, कैप्सिसिन, निकोटिन, ANP, ब्रेडिकाइनिन, ठीक है। कुशिंग रिफ्लेक्स, कुशिंग रिफ्लेक्स क्या है, रेज्ड ICT वाले पेशेंट में हार्ट रेट कम होगी, बीपी बढ़ गया और इरेगुलर रेस्पिरेशन है। भाई रेज्ड ICT वाला पेशेंट है, इंजरी का पेशेंट है, रेज्ड ICT वाला, उसमें हार्ट रेट कम,
और बीपी हाई और इरेगुलर रेस्पिरेशन है। अब देखो कुछ वैसोकंस्ट्रिक्टर है जैसे कि यूरोटेंसिन 2, एंडोथिलिन, वैसोप्रेसिन, एंजियोटेंसिन 2 और नॉरेपिनेफ्रिन, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं। जबकि वैसोडायलेटर कौन कौन से होते हैं? CGRP, नाइट्रिक ऑक्साइड, PGI2, काइनिन एंड हिस्टामिन। CGRP, NO, PGI2, काइनिन, हिस्टामिन, नॉरेपिनेफ्रिन, एंजियोटेंसिन 2, वैसोप्रेसिन, एंडोथिलिन, यूरोटेंसिन। ठीक। अब देखो एंडोक्राइन। रेम स्लीप जो है वो इनिबिट करती है ग्रोथ हार्मोन को बता चुका हूँ, नॉन रेम में स्टिमुलेट होता है ये। थायराइड हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन जो है, थायराइड हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन कौन कौन से? एक तो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, एल्ब्यूमिन है और ट्रांसथायरेटिन है। थायराइड हार्मोन को बाइंड करने वाले 3 प्रोटीन है अपने पास। थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन तो है ही, एल्ब्यूमिन भी करता है, ट्रांसथायरेटिन भी यही करता है। ठीक है। इंसुलिन इंक्रीज कौन कौन करेगा? ग्लूकोज, आर्जिनिन, लूसिन, सिंपैथेटिक बीटा एडिनर्जिक, पैरासिम्पैथेटिक है, वेगल इनिबिशन, एसिटाइलकोलिन, GLP-1 एंड GIP। और इंसुलिन को इनिबिट कौन करेगा? सोमेटोस्टेटिन, सिंपैथेटिक अल्फा एडिनर्जिक और स्ट्रेप्टोमाइसिन। इनिबिट वाले याद कर लेना। ठीक है, SSS है, सोमेटोस्टेटिन, सिंपैथेटिक अल्फा एडिनर्जिक और स्ट्रेप्टोमाइसिन, बाकी अपने बात हो जाएंगे। फिर इंसुलिन काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन कौन से हैं जो इंसुलिन को काउंटर रेगुलेट करते हैं? जैसे कॉर्टिसोल हुआ, ग्रोथ हार्मोन हुआ, ग्लूकागन, एपिनेफ्रिन, थायराइड हार्मोन। एल्डोस्टेरोन कहाँ काम करता है? वो DCT में प्रिंसिपल सेल्स पे काम करता है और इसका स्टिमुलस मेन कौन है? हाई पोटेशियम। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन हाई पोटेशियम इसका स्टिमुलस है रिलीज का, DCT में प्रिंसिपल सेल पे काम करता है। काम क्या करता है वहाँ पर ये मैं बता देता हूँ डिवीज़न के हिसाब से। जस्ट ये प्रोटॉन पोटेशियम को तो निकाल देगा, सोडियम वाटर को रख लेगा, तो इसकी वजह से हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम मेनली अकर इन द ड्यूरेनम, फैसिलिटेटेड बाय द गैस्ट्रिक एसिड एंड प्रोटीन रिच डाइट एंड इनिबिटेड बाय द फाइटेट एंड ऑक्सीडेट। ऐसी की ऐसी एम्स क्वेश्चन नहीं है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन मेनली ड्यूडेनम में होता है, दैट इज़ फैसिलिटेटेड बाय द गैस्ट्रिक एसिड, यानी एसिड से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम में फैसिलिटेट हो रहा है, प्रोटीन रिच डाइट से फैसिलिटेट हो रहा है, पर जो फाइटेट और ऑक्सीलेट है उनसे इनहिबिट हो रहा है। ठीक है। फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल क्या है? सर्टोली सेल एंटीमुलेरियन हार्मोन बनाएगी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाएगी, इनिबिन बनाती है, ब्लड टेस्टिज बैरियर बनाएगी और नर्स सेल है, नरिश करती है। ठीक है, नर्स सेल टेस्टिस ही नरिश करती है। ठीक है, स्पून्स को। और ये टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर एरोमेटेज एंजाइम होता है यहाँ पे, जिससे एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और एक लास्ट चीज़ कि ये फेगोसाइड करती है डेड स्पून्स को। सारे फंक्शन है। बेसिक क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि इतना बेसिक क्वेश्चन आ जाता है ना कि अपन पढ़ के नहीं गए होते और वो क्वेश्चन गलत होना बहुत गलत हो जाता है कि यही मतलब रैंक बूस्टर होते हैं, इजीली रैंक बूस्टर जो होते हैं यही क्वेश्चन होते हैं। फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल, प्रोडक्शन ऑफ द एंटीमुलेरियन हार्मोन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनिबिन, फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर, नर्व सेल है ये, और फेगोसाइड करता है डेड स्पर्म को। सीमन में 60% तो सेमिनल वेसिकल में फ्लूइड है, 30% प्रोस्टेट का। सेमिनल वेसिकल में ये फ्रक्टोज और फॉस्फोराइकोलिन हो गया विद एस्कॉर्बिक एसिड। तो फॉस्फोराइलकोलिन ये जो फ्लोरेसेंस टेस्ट करते थे अपन, वो फॉस्फोराइलकोलिन वाला ही था। ठीक है, जो फॉरेंसिक में पड़ा हुआ है। फिर आता है प्रोस्टेटिक सिक्रीशन 30%, इसमें आता है स्पर्मिन। स्पर्मिन में ये जो है बारबेरियो टेस्ट जो है स्पर्मिन वाला है, प्रोस्टेटिक सिक्रीशन का। एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट है जिंक। अगर घुमा के पूछा ना अगर इस बार इसमें क्वेश्चन, तो ऐसे भी तो पूछ सकता है ना कि बारबेरियो टेस्ट के लिए पूछ लिया पहले तो कि भाई फ़ोटो दे दी, ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल होते हैं ना। ठीक है, और बारबेरियो में येलो वाले थे। ठीक है, फ्लोरोसेंस में ब्राउन कलर के रोम्बिक क्रिस्टल्स थे, बारबेरियो में येलो कलर के निडल शेप क्रिस्टल्स थे। ठीक है, ऐसे भी ऐसे पूछ सकता है ना, फ़ोटो दे दी, अब बोलेगा कि ये कौन से सिक्रेशन के लिए होता है। ठीक है, तो अपन को ये भी ध्यान होना चाहिए कि फ्लोरोसेंस टेस्ट जो है, जो ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल दे रहा है वो सेमिनल वेसिकल से आ रहा है, फॉस्फोराइलकोलिन वाला कंपाउंड। प्रोस्टेटिक सिक्रेशन से जो आ रहा है बारबेरियो टेस्ट, जो येलो निडल दे रहा है वो स्पर्माइन वाला है, प्रोस्टेटिक सिक्रेशन से आ रहा है। ठीक है, लिख लेता हूँ थोड़ा सा इसको। ठीक है, तो फ्लोरोसेंस जो है ये वाला तो कौन सा था अपना, ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल, और बारबेरियो जो है येलो निडल शेप क्रिस्टल है। ठीक है, येलो प्रोस्टेट। ठीक है, ये याद कर लो बस एक लाइन, तो ये फिर हो जाएगा, क्योंकि हम कई बार क्या कॉन्सेप्ट इतने याद नहीं आ पाते, इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है ना एग्जाम सेंटर में, तो इसलिए कि येलो प्रोस्टेट थोड़ा आइडिया लग जाए तो ठीक है। फिर एसिड फॉस्फेटेज, ये रहा।
अब देखते हैं अपन ईस्ट्रोजन वाली जो सेल्स होती है, ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंट सेल सुपरफिशियल है, प्रोजेस्टेरोन प्रीडोमिनेंट सेल जो है वो इंटरमीडिएट सेल्स है, मेनोपॉज में पैराबेसल सेल होती है। फिनाइल इरेक्शन के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टाग्लैंडिन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चाहिए होता है। और जोना ऑक्लूडेंस इज द टाइट जंक्शन जो कार्डियक मसल में एब्सेंट होता है। कनेक्टेड जो होती है कार्डियक मसल वो फेशिया एड्रेंस और गैप जंक्शन और मैक्युलर डेंसा से कनेक्टेड होती है। फेशिया एड्रेंस, गैप जंक्शन, मैक्युलर डेंसा से कनेक्टेड होती है। जोना ऑक्लूडेंस टाइट जंक्शन नहीं होता है उसमें। इन रूमेटिक फीवर सिंडेनम कोरिया इट इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट इन न्यूओस्ट्रेटम कंसिस्टिंग ऑफ द कॉर्डेड न्यूक्लियस इन द फुटामेन। और यूरेट्रिक स्टोन, जो किसी को अगर स्टोन है तो वो जीएफआर कम करेगा, स्टोन विल डिक्रीज द जीएफआर। और रूमेटिक फीवर में सिंडेनम कोरिया डिफेक्ट इन न्यूओस्ट्रेटम जिसमें कॉर्डेड न्यूक्लियस ऑफ फुटामेन है उसमें डिफेक्ट होता है। किडनी का देख लो, जीएफआर एस्टिमेशन गोल्ड स्टैंडर्ड इज इनोलिन क्लियरेंस, मोस्ट कॉमन इज क्रिएटिनिन, न्यू इज स्टैटिन सी। इनोलिन जीएफआर एस्टिमेशन, इनोलिन जो है वो अपन जीएफआर की एस्टिमेशन के लिए काम में लेते हैं। और पीएच है जो पैरामिनो हिप्रिक एसिड है ना, ये रीनल प्लाज्मा फ्लो के एस्टिमेशन के लिए काम में लेते हैं। पीएच रीनल प्लाज्मा फ्लो एस्टिमेशन, इनोलिन जीएफआर एस्टिमेशन। न्यूवर जो है जीएफआर एस्टिमेशन का वो सिस्टेटिन है। गोल्ड स्टैंडर्ड इनोलिन है, मोस्ट कॉमन क्रेटिनिन है। ठीक है, इनोलिन जीएफआर एस्टिमेशन में है, रीनल प्लाज्मा फ्लो पैरामिनो हिप्रिक एसिड उसके लिए। ठीक है, अब देखो आपने एक इमेजिन करो, ठीक है, अपने दोनों हाथों को अपने मतलब ऐसे सही में ऐसे मैंने ऐसे ही याद करा है, ऐसे हो जाएगा। दोनों हाथों को सामने आगे लेकर आए, अगर आपको याद है तो ठीक है, पर हाँ ठीक है, मैंने ऐसे याद करा है, दोनों हाथों आगे लेकर आओ। ठीक है, एक सर्कल बनाया दोनों हाथों से। अब देखो जो लेफ्ट हैंड है वो हो गया आपका एफरेंट आर्ट्रियोल और राइट हैंड हो गया इफरेंट आर्ट्रियोल। अब एफरेंट आर्ट्रियोल जो है, ठीक है, उसमें नॉरएपिनेफ्रिन कंस्ट्रिक्शन करा रहा है। अगर उधर कंस्ट्रिक्शन हो गया तो ब्लड कम आएगा। बीच में जो दोनों हाथों के बीच में क्या है आपके ग्लोमेरुलस है, ऐसे इमेजिन करो। ठीक है, लेफ्ट हैंड में आपके एफरेंट आर्ट्रियोल है, राइट में इफरेंट है, बीच में ग्लोमेरुलस है। अगर लेफ्ट हैंड को कंप्रेस करोगे, नहीं एफरेंट आर्ट्रियोल कंप्रेस हुआ है तो रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया, डेट मीन जीएफआर कम हो गई, खत्म। यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करा रहा है। अब इसको डायलेट कराते हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू जो है वो इसको डायलेट कर देगा। अगर डायलेट होता है तो यहाँ पर रीनल जो ग्लोमेरुलस है उसमें ब्लड ज़्यादा आएगा, और आपका इफरेंट जो है वो तो कंस्ट्रिक्टेड ही है, तो उसका फ्लो तो उतना ही रहेगा। मान लो कि पहले 100 आ रहा था, 100 जा रहा था, ठीक है, 100 ml आ रहा था, 100 ऐसा कैसा जा रहा था, बट अब 200 आ रहा है, बट जा तो 100 नहीं सकता, तो यहाँ पे ब्लड ज़्यादा रुक रहा है ना ग्लोमेरुलस में, तो जीएफआर रीनल ब्लड फ्लो बढ़ गया, जीएफआर बढ़ गया। ठीक है, तो मेन याद अब करने का बच्चा है कि नॉरएपिनेफ्रिन तो कंस्ट्रिक्ट करा रहा है एफरेंट को, और पीजीई2 एफरेंट को डायलेट करा रहा है। अब आते हैं अपन ईफ्रेंट पे। तो जो एंजियोटेंसिन और एसी इनहिबिटर वाली जो भी चीज़ है ना वो सब एफरेंट पे ही काम करती है। अब यहाँ पर क्या करा कि आपने ईफ्रेंट को आपने क्या करा, पहले तो आपने कंस्ट्रिक्ट कर दिया, तो कंस्ट्रिक्ट करा ईफ्रेंट को, तो रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया। तो इसमें क्या होता है, बाइफेजिक रेस्पॉन्स होगा। पहले तो एक बार जीएफआर बढ़ेगा, बट फिर वो जीएफआर कम ही हो जाएगा इन दी एंड, तो वही अच्छा नहीं है अपने वो जीएफआर बढ़ाने के हिसाब से। तो फिर आपने अगर इसको डायलेट कर दिया तो रीनल ब्लड फ्लो तो बढ़ जाएगा, बट जीएफआर कम हो जाएगा, क्योंकि डायलेट हो गया ना, सारा ब्लड फटाफट आगे निकल जाएगा। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो तो कंस्ट्रिक्ट करेगा ईफ्रेंट को, और ईफ्रेंट को डायलेट कौन कर रहा है, एसी इनहिबिटर। ठीक है, पीसीटी इज़ एन ऑब्लिगेटरी वाटर रिजॉर्प्शन। पीसीटी जो है ना उसमें ऑब्लिगेटरी वाटर रिजॉर्प्शन होता है, उसको कोई ऐसे खास चैनल बनाने की इतनी ज़रूरत है नहीं, 99% वाटर फटाफट खींच लेता है वो। डीसीटी इज़ अ फैकल्टेटिव वाटर एब्जॉर्प्शन, उसको चैनल्स की ज़रूरत होती है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो टीआरपी5 चैनल्स की वजह से होता है, और ये स्टिमुलेट होते हैं विटामिन डी और पैराथायरॉयड हार्मोन से। अब जेजी एपरेटस जो है जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में, फर्स्ट तो है अपने पास जस्टा ग्लोमेरुलर सेल जो रेनिन रिलीज करती है। रेनिन क्या करेगा, सोडियम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। मैक्यूला डेंसा ये थिक लिम्ब ऑफ हिलने पे होता है, ये जीएफआर को सेंस करेगा। जीएफआर अगर बड़ी हुई है तो ये एडिनोसिन को रिलीज़ कर देगा, एडिनोसिन आकर एफरेंट आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है, और जीएफआर को कम कर देगा। फिर थर्ड है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल, ये सपोर्टिंग सेल होती है, लेसी सेल बोलते हैं इसको, या फिर पोल्किंसन सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि जो जेजी सेल है फर्स्ट वाली वो रेनिन देती है, और जो मैक्यूला डेंसा वो एडिनोसिन देती है। ठीक है,
फ्रीली फिल्टर्ड मॉलिक्यूल जो है वो लेस देन 1.8 नैनोमीटर वाले सारे फ्रीली फिल्टर्ड होते हैं, जैसे सोडियम, पीएच, वाटर, यूरिया, क्लोरीन और क्लोराइड, ग्लूकोज, सुक्रोज, पैग और इनोलिन। पीएच की खास बात ये बताता हूँ कि ये कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई आपने फ़िल्टर हुई, ठीक है, फ़िल्टर होके 80% रीअब्जॉर्ब हो गई, 100% रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, पर ये 100% से भी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब शो होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, पीसीटी मतलब रीअब्जॉर्ब क्या, सॉरी, सीक्रेट, मतलब यूरिन में जा रही है, कोई चीज़ 70% जा रही है, 80% जा रही है, ठीक है, कोई मान लो 100% जा रही है, जैसे क्रिएटिनिन जा रहा है, इनोलिन जा रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पूरा ही निकल जाता है, पर ये जितना आपने दिया है ना उससे ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि पीसीटी में सीक्रेट होता है ये। तो अगर कोई ग्राफ आपको दे ऐसा, ठीक है, और बोले ये 100% है, और ये 100% से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ है ना सीक्रेट हो रही है ना, तो वो पीएच होगा। क्वेश्चन करोगे ना तो समझ में आ जाएगा ना ये, ठीक है। फ्रीली फिल्टर देख लिया अपने। सेलेक्टिव परमिएबल कौन है? जिनकी रेडियस 1.8 से 4.2 नैनोमीटर की होती है, जैसे लाइसोजाइम, मायोग्लोबिन, लैक्टोग्लोबिन, ठीक है। ये न्यूट्रलिटी पर डिपेंड करता है कि भाई पॉजिटिव वाला होगा तो वो निकल जाएगा, न्यूट्रल नहीं निकलेगा, नेगेटिव वाला तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उधर नेगेटिव चार्ज होता है ना, ठीक है। एग एल्ब्यूमिन, बेंजोस प्रोटीन, हीमोग्लोबिन और सीरम एल्ब्यूमिन। क्लियरेंस का फॉर्मूला है यूरिन कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इनटू यूरिन फ्लो रेट। यूरिन कंसनट्रेशन सबस्ट्रेट की मल्टीप्लाई बाय यूरिन फ्लो रेट डिवाइड बाय द प्लाज्मा कंसनट्रेशन सबस्ट्रेट की, तो यू वी बाई पी, यूरिन कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, यूरिन फ्लो रेट हो गया बाय प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। क्लियरेंस सबसे ज़्यादा में आता है पी पैरामिन यूरिक एसिड, फिर क्रिएटिनिन, इनोलिन, यूरिया, सोडियम और अमाइनो एसिड किया। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल, यानी ये तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है ना पीसीटी का, वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। अर्ली पीसीटी और लेट पीसीटी में प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल है। यहाँ पर क्या है, ल्यूमन में तो है ना, इस फर्स्ट वाले में ल्यूमन में SGLT2 है, ये 90% ग्लूकोज खींचा, और ये ल्यूमन से अब ब्लड में कैसे भेजेगा, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से, वहाँ पर होता है GLUT2, तो यहाँ पे SGLT2, यहाँ पे GLUT2, और जो स्ट्रेट ट्यूब्यूल है वहाँ पे SGLT1 होता है और मेम्ब्रेन पे GLUT1 होता है। सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नेफ्रॉन है ना, ये ग्लोमेरुलस है, ये यहाँ पर अर्ली पीसीटी हो गया, ये लेट पीसीटी हो गया, तो यहाँ पर ना, यहाँ पर यहाँ पर जो है SGLT2 है अर्ली वाले में, यहाँ पर SGLT1 है। अब ये ब्लड वेसल जो जा रही है इसके अंदर भी तो उसको ग्लूकोज भेजना पड़ेगा ना, तो इस मेम्ब्रेन पे, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे जो चैनल होता है, यहाँ पर SGLT2 है तो यहाँ पे GLUT2 है, यहाँ पे SGLT1 है तो यहाँ पे GLUT1 है, बस सेम है, इतना ध्यान रखना है आपको। और देखो हीमेटोक्रेट ऑफ वीनस ब्लड इज़ मोर देन आर्टियल ब्लड, क्यों? क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज द रीजन, बस इतना याद रखो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से हीमेटोक्रेट जो होता है वीनस ब्लड का मोर होता है देन आर्टियल। स्टिमुलाई टू इंक्रीज द ग्लूकागन इज, प्रोटीन रिच मील होगा तो ग्लूकागन बढ़ेगा, कोर्टिसोल और स्टार्वेशन होगा तो ग्लूकागन बढ़ेगा, ठीक है। इसमें मेन ध्यान याद रखना है जो है प्रोटीन रिच मील। बेजल इलेक्ट्रिकल रिदम सबसे ज़्यादा जो होती है वो ड्यूडेनम की होती है 12, इलियम की 8, सिगमेंट कोलन की 6 है, स्टमक की 4 है, सीकम की 2 पर मिनट है। एल्डोस्टेरोन मैक्सिमम स्टिमुलेटेड होता है पोटेशियम से। लीजन इन द पैराइटल लोब, ठीक है, पैराइटल लोब के लीजन में क्या होगा, इंपेयरमेंट होता है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। विब्रियो कोरिडोर GM1 गैंग्लोसाइड रिसेप्टर को डिफेक्ट करता है और जोन ऑफ फ्लूइडेंस यहाँ पे डैमेज करता है ये, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ पर होता है, टेस्टिस, किडनी, GIT और लंग्स में होता है। और बैरो रिसेप्टर की लोकेशन कहाँ पर है, ये एडवेंटिशियल एयर में होती है, बस इतना ध्यान रख लेना, एडवेंटिशियल एयर में होती है बैरो रिसेप्टर की लोकेशन, ब्लड वेसल की एडवेंटिशियल एयर में होती है। वहाँ पर क्या होता है, ये एफरेंट देगा 9th लीडर नर्व से और सिग्नल वापस आएंगे न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिट्रिस के थ्रू। अब GIT सिक्रेटिन जो है पैनकेटिक जूस को बाइकार्बोनेट रिच बनाएगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, CC के ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करवाता है, गैस्ट्रिक एम्पटी को डिक्रीज करता है। अगर आप आइसोटोनिक एक्सरसाइज कर रहे हो, डेट मीन्स रनिंग कर रहे हो, तो उसमें सिस्टोलिक BP तो बढ़ेगा और डायस्टोलिक कम होगा, ठीक है। तो मसल की जो टेंशन है ना वो तो कांस्टेंट है, लेंथ चेंज हो रही है रनिंग में, ठीक है। लंबे लंबे पैर खींचते हैं ना अपन, तो रनिंग में लेंथ चेंज हो रही है, टेंशन तो कांस्टेंट है, तो डायस्टोलिक कम होगा, सिस्टोलिक बढ़ जाएगा, ट्रेडमिल रनिंग जैसे। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में इट इज़ ए स्टैटिक टाइप होती है एक्सरसाइज, यहाँ पे जैसे आप डंबल उठा रहे हो तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बढ़ेगा, तो मसल में टेंशन बढ़ रही है, लेंथ तो सेम ही है, ठीक है। अब एरिया देख लो, 22 एरिया दैट इज़ वर्निकेस एरिया, 44-45 ब्रोका का होता है, 41-42 प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है, 17 प्राइमरी विजुअल एरिया। इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम सरफेस टेंशन बढ़ जाती है, सर्फेक्टेंट कम, सरफेस टेंशन इंक्रीज और लंग का कंप्लायंस कम।
ठीक है, क्लोराइड आयन बढ़ जाता है पीसीटी में, कंसंट्रेशन पीसीटी में क्लोराइड आयन की बढ़ जाती है। और ये एक बार अभी छोड़ देना, मैं आगे इसका एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। इन कार्डियक मसल सोडियम पोटेशियम एटीपीएस इनिबिट करेगा। अगर आपने सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को इनिबिट कर दिया ना कार्डियक मसल में, तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा। क्या होगा कि भाई सोडियम बाहर नहीं जा रहा, अंदर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, डिपोलेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट, ये एक्सटेंशन मसल्स को हेल्प करता है स्टैंडिंग में, और रूब्रो वाला फ्लेक्सर मसल्स को वो करता है रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट स्टैंडिंग में मदद करेगा, रूब्रो वाला रिलैक्सिंग में मदद करेगा, R4 रूब्रो, R4 रिलैक्सिंग, ठीक है। और वेस्टिबुलो स्टैंडिंग ये ब्रीदिंग के चार्ट फ्लोज है, ठीक है। अगर इस टाइप से आपको चार्ट देता है, डेट इज़ बायोड्स ब्रीदिंग। बायोड्स ब्रीदिंग कब आएगी? अगर मेडुला में डैमेज है, हेड इंजरी है, स्पाइनल मेनिंजाइटिस है। ये जो है ये चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग होती है। चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग आपको ये नॉर्मल स्लीप में मिल सकती है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में मिल सकती है, यूरेमिया में और ब्रेन ट्यूमर में। ये फास्ट ब्रीदिंग है, कुस्माल ब्रीदिंग है, रीनल फेलियर और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में मिलती है। कि यह सेंट्रल स्लीप एपनिया या हार्ट एंड किडनी फेलियर में मिलेगी। रेगुलर एक्सरसाइज जो है स्टिमुलेट करती है AMPA काइनेस को, जो अपरेगुलेट करता है GLUT4 को स्केलेटल मसल्स के अंदर। तो डायबिटीज़ वाले अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो AMPA काइनेस जो है वो स्केलेटल मसल में GLUT4 को अपरेगुलेट कर देगा और उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, मतलब उनको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेव हो जाएंगे जल्दी। सैटरडे नाइट पाल्सी न्यूरोप्रेक्सिया होता है, ठीक है। 3 होते हैं ये, न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोनोमेटेसिस, सॉरी मेटेसिस नहीं, मतलब एक्सोनोटोमेसिस, ठीक है। न्यूरोप्लेक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस और न्यूरोटोमेसिस। तो यहाँ पर पहले में तो क्या हो रहा है कि सिर्फ जो नर्व है ना वो दब गई, ठीक हो जाएगी, है ना। यहाँ पर नेक्स्ट में एक्सोनोटोमेसिस में एक्सोन डैमेज और न्यूरोनोटोमेसिस में पूरी नर्व टूट गई है, ठीक है। बैरोरिसेप्टर नेगेटिव फीडबैक देते हैं। मॉलिक्यूल और कैरियर देख लो सबके। थायरोक्सिन का कैरियर है प्री एल्ब्यूमिन, थायरोक्सिन का कैरियर है प्री एल्ब्यूमिन। फ्री फैटी एसिड का कैरियर है एल्ब्यूमिन। हीम का है हीमोपैक्सिन, ये PEXIN लिखा है मैंने ना। हीम का है हीमोपैक्सिन और हीमोग्लोबिन का है हेप्टोग्लोबिन। थायरोक्सिन को कैरी कर रहा है प्री एल्ब्यूमिन, फ्री फैटी एसिड को एल्ब्यूमिन, हीम को हीमोपैक्सिन और हीमोग्लोबिन को हीमेटोग्लोबिन। विंड कीजल इफेक्ट कौन कौन से ब्लड वेसल में देखने को मिलेगा वो आप देख पाते हो, एओर्टा में, कैरोटिड आर्टरी में, रीनल आर्टरी में। बड़ी बड़ी आर्टरी, एओर्टा, कैरोटिड, रीनल आर्टरी। रेडियल बोले तो वो नहीं है, छोटी आर्टरी हुई ना, एओर्टा, कैरोटिड, रीनल आर्टरी में। अब ये एक चीज़ मैं समझा देता हूँ। एक तो होता है ग्लोमेरुलर स्पेस, ठीक है। ये तो ग्लोमेरुलर स्पेस है, ब्लड वेसल हो गई, और ये बोमन्स कैप्सूल है। अब ये बोलेगा GFR कब बढ़ेगी कब कम होगी, ठीक है। बस 1 मिनट सुन लेना, बाद में अगर नहीं समझ में वापस रिपीट करके सुन लेना इसको, ठीक है। देखो, एक तो होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एक होता है ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये वाला पार्ट कौन सा बताया मैंने? ग्लोमेरुलर, ये बोमेंस कैप्सूल है, ब्लड वेसल वाला ग्लोमेरुलर। तो अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, बढ़ेगा ना, तो GFR बढ़ेगा। कि भाई हाइड्रोस्टेटिक मीन्स वाटर या फिर ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो GFR बढ़ेगा, सिंपल। और ऑनकोटिक प्रेशर क्या है? प्रोटीन, यानी कि वहाँ पर जो एल्ब्यूमिन है, प्रोटीन है, वो ये ध्यान रखना कि जहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा होगा ना, ब्लड फ्लो या फ्लूइड फ्लो उस तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि हाई टू लो सॉल्यूट जाएगा ना, ठीक है, लो टू हाई सॉल्यूट जाएगा ना, सॉरी, ठीक है। तो ऑनकोटिक प्रेशर ये सोचो खुद पॉज करके कि भाई यहाँ पे कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए GFR बढ़ाने के लिए। भाई मैंने बोला कि भाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा तो GFR बढ़ जाएगा ग्लोमेरुलस में। तो यहाँ पे ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा ना, तभी तो यहाँ से यहाँ ब्लड फ्लो बढ़ेगा। अगर यहाँ ज़्यादा होता ऑनकोटिक प्रेशर तो बल्कि उल्टा आना चाहिए था, वैसे तो पॉसिबल नहीं है पर उल्टा आना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए ऑनकोटिक प्रेशर ग्लोमेरुलर में कम होगा। दूसरा उल्टा आप देख लो, बोमेंस कैप्सूल है। बोमेंस कैप्सूल में अभी मैं सिर्फ ये GFR बढ़ाने वाले पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी इसको उल्टा हो जाएगा GFR कम में। बोमेंस कैप्सूल है, वहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात नहीं करते अपन, सीधे ऑनकोटिक की बात करते हैं। अगर वहाँ पर ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो GFR बढ़ेगा ना, ऑनकोटिक प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा होगा तो यहाँ से फ्लूइड या ब्लड जो है वो ज़्यादा फिल्टर होगा, ठीक है। तो इतना से याद रखना, ये है GFR इंक्रीज़ के लिए, इसका उल्टा हो जाएगा GFR कम होने के लिए। एक और होता है कि फिल्ट्रेशन
कांस्टेंट था, मतलब ऐसे कोई वर्ड था कि भाई फिल्ट्रेशन कांस्टेंट या कोफिशिएंट, ठीक है, तो वो ज़्यादा होगा तो जीएफआर बढ़ रहा है, वो कम होगा तो जीएफआर कम हो रहा है, सिंपल, ठीक है। अब देखो एरिथ्रोपोइटिन जो है वो किडनी और लीवर से प्रोड्यूस होता है, और जब भी स्टोर्ड आरबीसी को आप ट्रांसफ्यूज करोगे, है ना, तो ये मैंने पहले ही ऊपर बताया था जब ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर बताया था कि भाई लेफ़्ट शिफ्ट होगा स्टोर्ड आरबीसी को ट्रांसफ्यूज करोगे तो, और 2-3 डीपीजी कम है तब भी लेफ़्ट शिफ्ट होगा। अब डीकम्प्रेशन इंजरी कि भाई जो सी डाइविंग करते हैं वो नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो क्या होगा, उनमें हीमो कंसनट्रेशन होगा, नाइट्रोजन बबल्स फूटेंगे, हीमो कंसनट्रेशन होगा, हीमो कंसनट्रेशन होगा तो उनमें कोगुलोपैथी होगी, ठीक है। दूसरा हीमो कंसनट्रेशन होगा, कोगुलोपैथी होगी तो क्लॉट से जम सकते हैं कहीं पे, तो विजन लॉस हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, लिम्ब में पेन हो सकता है ड्यू टू डीवीटी वगैरह, डिस्पनिया हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से, और नॉइज़ी वॉमिटिंग हो सकती है। सिंपल, आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, डिकम्प्रेशन इंजरी में बंदा बिल्कुल सी में डाइविंग में नीचे गया, फटाफट ऊपर आ गया ना एकदम से, तो हीमो कंसनट्रेशन हो जाएगा बस। अब हीमो ब्लड जो है कंसनट्रेटेड हो गया, डेट मीन्स कोगुलोपैथी हो गई, क्लॉट बनने के इसमें चांसेस ज़्यादा हो गए, तो क्लॉट बनने की वजह से विजन लॉस हो सकता है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी में हो गया तो हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है। कोगुलोपैथी तो है ही, बाकी लिम्ब पेन हो सकता है, डीवीटी हो गया तो, डिस्पनिया पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से, है ना। अब देखो नेक्स्ट, पल्मोनरी रिसेप्टर आउटर कंपोनेंट जो है वो है मेम्ब्रेनस डिस्क, इनर कंपोनेंट है पल्मोनरी पल्मोनरी चला, फोटो रिसेप्टर है ये तो यार, है ना, फोटो रिसेप्टर। इसमें जो आउटर कंपोनेंट है वो मेम्ब्रेनस डिस्क है, इनर में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वेगस फंक्शन डिपेंड वेगस फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वेगस का जो फंक्शन होता है ना ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट, ये सब एमसीक्यू पॉइंट्स है ना, इंडिपेंडेंट होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट करता है जीआईटी को वाया वेगस एंड पेल्विक नर्व। माइंटिक प्लेक्सस मसल्स वाले में होगा, ठीक है, बिटवीन द मस्कुलर लेयर, मीजनर बिटवीन द सबम्यूकोसल लेयर। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर सेंसिटिव टू द हाइपोक्सिया। एल्बुमिन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन दी ब्लड बैंक, आप सेंट्रीफ्यूगेट करते हो ना, उससे एल्बुमिन सेपरेट नहीं कर सकते हो। फीटल हार्ट एसिलेशन बाय कैरोटिड बॉडी कीमोरिसेप्टर से। कैरिगमैन इंड्यूस्ड पेन या पो एडेमा मॉडल जो होता है ये एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए होता है। कैरिगमैन इंड्यूस्ड पेन या पो एडेमा मॉडल एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए होता है। बेरो रिसेप्टर लोकेटेड इन दी एडवेंटिशियल लेयर, ये अभी देखा ही था अपने थोड़ी देर पहले, तो ये रिपीट हो गया ये बस, ठीक है। और ये फ्लो वाला जो मैंने पहले बताया था ना, अभी आगे बताऊंगा वो ये है। देखो ये कोई भी आपसे पूछे ना भाई रेडियस मैंने दुगनी कर दी, तो रेडियस दुगनी कर दी ना तो ये फॉर्मूला है 2r⁴ डिवाइड बाई 2l, ठीक है। अगर उसने रेडियस दुगनी कर दी है तो ये फॉर्मूला लगाओ भाई, r की जगह 2 हो गया ना, तो 2 इंटू 2 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू लेंथ जो भी उसने करी है, तो आपको मतलब कैलकुलेट करना है इसको। वैसे आजकल पूछता नहीं है, पुराना क्वेश्चन है बहुत, एम्स की वजह से मैंने लिख रखा है बस। वी/क्यू इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि अगर डेट मीन्स एडुकेट वेंटिलेशन है बट वहाँ पे परफ्यूज़न नहीं है, कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना, इस वजह से इन्फिनिटी आ रहा है वो। फैक्टर 2 वुड हैव डिक्रीज गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट रेसिड्यू इन अ पेशेंट ऑफ वार्फिन थेरेपी। वार्फिन थेरेपी में फैक्टर 2 वुड हैव डिक्रीज्ड गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, एम्स का क्वेश्चन है वाला भी। और एंडोथेलिन 1 जो है वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है और जीएफआर को कम करता है। भाई एफरेंट आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट करके जीएफआर कम कर दी, वैसा कंस्ट्रिक्ट कर ही रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी कर देगा। लास्ट पन्ना है बस अपना। स्पर्मेटोजेनेसिस मेंटेन बाय टेस्टोस्टेरोन LH-FSH। एल्वेओलर वेंटिलेशन का फॉर्मूला है रेस्पिरेटरी रेट, टाइडल वॉल्यूम इनटू डेड स्पेस वॉल्यूम। फ्लूइड लिविंग द पीसीटी इन एब्सेंस ऑफ द एडीएच विल बी आइसोटोनिक फ्लूइड। एडीएच की एब्सेंस में पीसीटी से जो फ्लूइड लीव कर रहा है वो आइसोटोनिक होता है। जोन ऑफ इन्फ्लुएंस टाइट जंक्शन कार्डियक मसल में एब्सेंट होते थे भाई गलत लिख दिया, वापस भी लिख दिया और गलत भी लिख दिया, ठीक है। फ्लो वाला मैंने फॉर्मूला, ठीक है, एक ये है कि इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴ और इन्वर्सली बाय लेंथ देखा ही था। ग्लाइकोजन जो है एरोबिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू 3 एटीपी देता है। वैनिलॉइड रिसेप्टर एक्टिवेशन बाय TRPV1 अपन ने आपको देखा था, कैप्साइसिन प्रोटॉन टेम्परेचर मोर देन 42 डिग्री। न्यूरोट्रांसमीटर जो इनर हेड सेल से रिलीज होता है वो है ग्लूटामेट। फिलिफॉर्म पेपिला में टेस्ट बड्स होते नहीं है। एंड ये 3 इफेक्ट है। देखो फ्रैंक स्टार्लिन इफेक्ट तो अपन को पता है कि प्रीलोड बढ़ता है जिस वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है। एंडोप इफेक्ट A4 एंडोप इफेक्ट, A4 आफ्टर लोड इंक्रीज से कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है। और
बो डिच में हार्ट रेट बढ़ने की वजह से कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ रही है। बेस्ट इंडेक्स क्या है आफ्टर लोड का, वो है मीन आर्टरी प्रेशर। मीन आर्टरी प्रेशर इज द बेस्ट इंडेक्स टू मेजर द आफ्टर लोड, बट आफ्टर लोड डिपेंड किस पे करता है, वो है पेरिफेरल वेस्कुलर डिस्टेंस। लेट गैस्ट्रिक एम्पटिंग किस वजह से होगी, अगर हाइपरटोनिक फूड खाया और एसिडिक फूड खाया तो लेट गैस्ट्रिक एम्पटिंग होगी। हार्मोन जो नेगेटिव कंट्रोल में हाइपोथैलेमस के, वो है ग्रोथ हार्मोन और प्रोलेक्टिन। इंक्रीज परमिटिविटी ऑफ द पोटेशियम चैनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द आरएमपी ऑफ द नर्व। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज डिपेंडेंट फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज डिपेंडेंट फिल्ट्रेशन इज हेपरिन सल्फेट। और टायरोसिन काइनेज में, इसमें इंसुलिन नहीं है, ठीक है। टायरोसिन काइनेज देखो एक सीन बताऊँ मैं, टायरोसिन काइनेज बोले ना तो वो इंसुलिन है। जैक्स्टेट बोले तो ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर यानी VEGF, ऐसे जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं ना वो प्रोलैक्टिन, लैक्टिन और एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। तो यहाँ पे फिजियो ख़त्म होती है। अगर आपने अभी तक सुना है तो बहुत थैंक यू। और मुझे या तो एक बार कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको, कि ये मेरा जो भी तरीका था। और अगर कमेंट भी नहीं करें तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है डॉक्टर हर्ष शर्मा। अब एग्जैक्ट ये डालना, Dr.Hर्ष_Sharma._. थैंक यू।